वेल गुड इवनिंग अगेन आफ्टर ए लॉन्ग वीकेंड एंड द लॉन्ग वीक वापस से हम आ गए अगेन विथ ए न्यू टॉपिक. द न्यू टॉपिक इज कंटिन्यूटी ऑफ दैट सीरीज दैट है ऑब्वियसली हेमेटोलॉजी सीरीज का ही पार्ट है. कंसेप्चुअल क्लासेज हम डिस्कस करें जहाँ पर हम डिटेल में किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी टॉपिक के सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को हम डिटेल में जो है बाल की खाल निकाल रहे होते हैं, अच्छे से उसको पढ़ रहे होते हैं, डेफिनेटली सारे आस्पेक्ट्स को कवर कर रहे होते हैं. और बहुत इंपॉर्टेंटली किसी भी, चाहे आप किसी भी आस्पेक्ट, चाहे डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, क्वेश्चन एंड ऑल सब चीज़ों के लिए हम जो है उन सारे क्राइटेरिया से गुजर के उस चीज़ को पढ़ रहे होते हैं. बेस्ट नोट्स से मैं आपको बेसिकली इन सब चीज़ों की स्टडी करा रहा हूँ. रिसर्च नोट से काफ़ी कोशिश करते हैं कि हम जो है एक्यूरेसी मेंटेन रहे, और अगर फिर भी कुछ फ्लॉज अगर रहेंगे तो हम आने वाले ओवर द पीरियड हम इन चीज़ों को डेफिनेटली सही करते रहेंगे. ग्रेट है. चलो आज की क्लास हम डेफिनेटली शुरू करने वाले हैं किस चीज़ के साथ, अगेन उसी नोट्स के साथ. और वही जो नोट्स है हेमेटोलॉजी का जो अगला क्लास है, हमारा अभी आज का जो प्रेजेंट फोकस रहेगा, एंड दैट फोकस इज ऑल अबाउट द प्लेटलेट्स. दैट फोकस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ चॉइस टुडे इज प्लेटेड विद दिस स्पॉन्ज, क्यूट स्पॉन्ज बॉब. स्पॉन्ज बॉब की तरह आपने सारी जो है इन्फॉर्मेशन को जो है सोख लेना है, जैसे स्टडी कर रहे हैं वैसे ही आपने डेफिनेटली स्टडी करना है. ओके, नाउ मैंने वापस से मैं चीज़ों को बोलता हूँ कि अगर हमने बोला था कि यार हम ब्लड डिस्कस कर रहे थे, ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स वाला पार्ट एंड दैट प्लाज्मा वाला पार्ट. फॉर्म्ड एलिमेंट में 3 टाइप की सेल डिस्कस की थी, दैट आरबीसी, दैट डब्ल्यूबीसी वाला पार्ट दोनों कंप्लीट हो गया, प्लाज्मा वाला पार्ट कंप्लीट हो गया. लास्ट हम प्लेटलेट्स वाला जो है पार्ट नॉर्मल फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के अंदर डिस्कस कर रहे हैं. प्लेटलेट्स बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, और प्लेटलेट के रिगार्डिंग ना बहुत सारे कंसेप्चुअल, बहुत सारे मेडिकली क्वेश्चन बनना बहुत सारे पॉसिबल है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेटलेट्स का अगेन मेरे से आप पूछोगे यार वन वर्ड में आंसर क्या है. ओके, वन वर्ड में है क्या प्लेटलेट, तो इस कहानी को समझने की जरूरत है कि हु लेट द डॉग्स आउट, वो जो गाना है उसके बेसिस पे आपने समझना है कि हु लेट द ब्लड आउट, कि ब्लड जब बाहर गया तो गया कैसे, और ये गया तो चलो उसको रोकेगा कौन, तो दिस इज प्लेटलेट्स. प्लेटलेट का सिंपल काम है कि यार एक ब्लड का थक्का जमाओ, और थक्का जमा के जहाँ से भी ब्लड निकल रहा है उस ब्लड को रोको, तो वो बनाती है थ्रोम्बस. क्या बनाती है? थ्रोम्बस. दैट थक्का इज कॉल्ड एज द थ्रोम्बस, एंड थ्रोम्बस बनाने वाली साइट इज कॉल्ड एज द ऑब्वियसली थ्रोम्बोसाइट. तो प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स. यहाँ पर मैंने छोटी छोटी जो है जो स्ट्रक्चर्स बना रखी, दीज ऑल आर दी प्लेटलेट. तो प्लेटलेट कोई सेल है नहीं, पहली बात. दे आर सेल का फ्रेगमेंट, छोटे छोटे सेल के टुकड़े होते हैं. बने कैसे थे? अगेन वापस से वही लेक्चर याद करो जो हेमेटोपोइसिस का. तो यहाँ पर जो मेजर सेल्स होती है, दैट मेजर सेल्स इज कॉल्ड एज द मेगा कैरियोसाइट, और ये मेगा कैरियोसाइट डिवाइड होकर टूट के बहुत छोटे छोटे से फ्रेगमेंट बनाती है, और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द मेगा कैरियोपोइसिस. पोइसिस मतलब बनाना, तो फॉर्म्ड बाय द मेगा कैरियोसाइट. दिस इज CYTE, नॉट स्पेलिंग इज इनकरेक्ट हियर. This is mega karyocyte. Let me correct it first. This is mega karyocyte. The element here is formed by this cell. This is called as the megakaryocyte, and the megakaryocyte से बनाने का प्रोसेस ऑब्वियसली मेगाकैरियोपोइसिस. ओके, तो मेगाकैरियोपोइसिस से प्लेटलेट्स बन रही होती है इन इफेक्ट ऑफ हार्मोन. दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज द थ्रोम्बोपोइटिन. पोइटिन जैसे कि इरिथ्रोपोइटिन था, उसी तरह से थ्रोम्बोसाइट सेल बनाने वाली हार्मोन इज कॉल्ड एज द थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन. तो एक लाइन में 3 चीज़ें समझना है. मेगाकैरियोसाइट से बना प्रोसेस इज कॉल्ड एज द मेगाकैरियोपोइसिस ऑब्वियसली, एंड द हार्मोन दैट इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ मेगाकैरियोपोइसिस इज दैट कॉल्ड एज द थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन. इज दैट ग्रेट? नाउ अमेजिंग. नेक्स्ट कुछ जनरल फीचर्स हम प्लेटलेट के डिस्कस करेंगे, बिकॉज ऑफ लेंदी लेक्चर है, तो दैट्स वाई हमको फास्ट चलने की जरूरत है यहाँ पर. ओके, व्हाट अबाउट द जनरल फीचर्स ऑफ प्लेटलेट? लाइफ स्पान इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर. द लाइफ स्पान इज अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर इज लाइफ स्पान. दैट लाइफ स्पान इज 8 to 11 days, 8 से 11 दिन इसका लाइफ स्पान है. ओके, और ये डिस्ट्रक्शन अगेन इनका कहाँ पे होता है? तो वापस स्प्लीन, जैसे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है स्प्लीन में, उसी तरह से ग्रेवयार्ड ऑफ दैट ऑल्सो इज स्प्लीन. तो इनका भी डिस्ट्रक्शन स्प्लीन में हो जाता है. तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्राइटेरिया आ जाता है कि यार अगर कभी केस हो ऐसा कि पेशेंट को, जैसे कि मान के चलो कि एक केस सिनेरियो में समझाता हूँ आपको, कि देयर इज एन पेशेंट हु इज़ ड्राइविंग हिज कार. एक पर्सन है जो अपनी कार ड्राइव कर रहा है, और ड्राइव करते करते लाइक अचानक से उसका एक्सीडेंट हो गया. बाय गॉड ऐसा ना हो, बट स्टिल उसका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने पर उसके पेट पे इंजरी हुई. और अगर उसके पेट पे इंजरी हुई, दैट सीट बेल्ट से अगर इंजरी हुई है, बाहर से कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन अंदर जो है सॉफ्ट ऑर्गन है स्प्लीन,
तो स्प्लीन के ऊपर प्रेशर पड़ने से स्प्लीन रप्चर हो गया और स्प्लीन फट गया। पेशेंट थोड़ी बहुत देर बाद बड़ा बेहोश होता हुआ सब, थोड़ी बहुत देर बाद पेट दर्द हो गया, पेट बड़ा टाइट हो गया, उसका स्वेलिंग सी आ गई। वो हॉस्पिटल आया, हॉस्पिटल आते डॉक्टर ने उसे चेक किया, सीटी स्कैन वगैरह किया, उसका सोनोग्राफी की, तो समझ में आ गया कि यार इसको ब्लीडिंग है, हेमरेज हो रखा है। और हेमरेज क्यों हुआ? बिकॉज इसकी स्प्लीन में अंदर से बाहर से कुछ नहीं है, बाहर से ट्रॉमा ब्लंट है, ब्लंट मतलब बाहर से कोई नहीं है। अगर ट्रॉमा अंदर की तरफ पेनिट्रेट करता, मतलब चुभने वाला कोई होता तो आर पार निकल जाता, दैट इज पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा। बट पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा नहीं है, ब्लंट ट्रॉमा। ब्लंट ट्रॉमा में मोस्टली इंजरी किसी हो रही होती है तो स्प्लीन की सॉफ्ट ऑर्गन है, ब्लड सप्लाई रिचेस्ट ब्लड सप्लाई ऑर्गन है भाई स्प्लीन, बहुत सारी ब्लड सप्लाई है यहाँ पर। तो डेफिनेटली वहाँ से ब्लड लॉस बहुत सारा हो रहा है, और अगर ऐसे ब्लड लॉस होता रहा तो पेशेंट की बॉडी में हाइपोवोलेमिया हो जाएगा ना, और पेशेंट शॉक में चला जाएगा, एंड ऑफ द डे उसकी डेथ हो जाएगी। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर ने उसी टाइम पे एक इमरजेंसी सर्जरी जो है डिजाइन किया, और उस इमरजेंसी सर्जरी में क्या करना था कि इस पर्सन का स्प्लीन काट के निकाल देना था ताकि ब्लीडिंग रुक जाए, क्योंकि वैसे ब्लीडिंग को रोक पाना सॉफ्ट टिश्यू के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने डेफिनेटली जो है दैट दे डिसाइडेड टू कट आउट द स्प्लीन, एंड दैट सर्जरी इज कॉल्ड द एक्टोमी। एक्टोमी मीन्स द कट करके निकाल देता है, स्प्लीन को कट करके निकाल रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द स्प्लीन एक्टोमी। ओके, स्प्लीन एक्टोमी पेशेंट का हो गया, पेशेंट घर चला गया, पेशेंट इज सेफ नाउ। बट वन एवर पेशेंट का जब CBC डॉक्टर ने परफॉर्म कराया और उसमें प्लेटलेट का नंबर बढ़ा हुआ आया। प्लेटलेट का नंबर क्यों बढ़ाया आप समझ पा रहे होंगे कि बिकॉज ऑफ प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन करने का काम किसका है? स्प्लीन का है। तो इन केस ऑफ स्प्लीन एक्टोमी प्लेटलेट का काउंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। प्लेटलेट काउंट इंक्रीज इन केस ऑफ स्प्लीनेक्टोमी। एग्जामिनर आपसे कभी कभी चीज़ें पूछना चाहता है। ओके, नाउ व्हाट दैट कंडीशन इज कॉल्ड है, दिस इज कॉल्ड द थ्रोम्बोसाइटोसिस। अगेन मैंने बोला साइटोसिस का मतलब नंबर बढ़ेगा, साइटोपिनिया मतलब नंबर कम होगा। थ्रोम्बोसाइट का नंबर जब भी कम होगा दिस इज कॉल्ड द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और थ्रोम्बोसाइट का नंबर जब भी बढ़ेगा दिस इज कॉल्ड द थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो इन केस ऑफ स्प्लीनेक्टोमी थ्रोम्बोसाइटोसिस इज वेरी कॉमन। द साइज ऑफ साइट और प्लेटेड इज 2 to 3 माइक्रोमीटर, वेरी स्मॉल साइज। अगर आप देखो ना तो आप RBC का साइज सबसे कम होता है, उससे भी कम साइज है इनका। ओके, बहुत बढ़िया। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, न्यूक्लियस इज ऑल्सो एब्सेंट यार। मैंने बोला था ना 3 सेल है, 3 में से WBC के पास न्यूक्लियस, के बाद तो बहुत सारे हो रहे हैं, PMNs है, इसके पास ही न्यूक्लियस नहीं है। ओके, जस्ट सिंपल से पॉइंट। ना हार्मोन, कौन सा हार्मोन रिक्वायर्ड है इसके लिए? मैंने पहले बोला था थ्रोम्बोपाइटिन हार्मोन है, वही सेम किडनी और लिवर इन चीज़ों को बना रहे होते हैं। व्हाट अबाउट द नॉर्मल काउंट? नॉर्मल काउंट इज नथिंग जस्ट 1.4 to 4 लाख। ये मिलियन नहीं, वो मिलियन में था RBC का। RBC मतलब 10 लाख काउंट कर पा रहे थे, यहाँ 1.5 लाख से 3.5 लाख 4 लाख होता है। इन्फेंट में इनका नंबर कम होता है, जैसे WBC RBC इन्फेंट में ज़्यादा होती है ना, इन्फेंट में प्लेटलेट का काउंट जो है कम होता है। ओके, 2 चीज़ें होगी, क्या हो अगर प्लेटलेट का काउंट कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए? कम हो जाए तो मैंने बोला था थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहना। प्लीज़ 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 जितना याद रख सकते हैं, जितना मेमोराइज कर सकते हैं कर लीजिए। और थ्रोम्बोसाइटोसिस मतलब नंबर बढ़ना, सिंपली बता रहा हूँ। पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी अभी मैंने बोला था कि नंबर बढ़ेगा स्प्लीनेक्टोमी के बाद में, और स्ट्रेस के केस में बढ़ सकता है। इंपॉर्टेंट है कम कब होता है, तो आपने डेंगू का नाम बहुत सुना है। डेंगू के केस में आपने समझना है कि डेंगू के केस में बोन मैरो सप्रेस होगा, और बोन मैरो सप्रेस होगा तो प्लेटलेट कम बनेगी। तो इन केस ऑफ डेंगू देयर इज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया से होना क्या है अभी थोड़ी देर में समझ लेंगे। इन केस ऑफ इन्फेक्शन, रेडिएशन। इन केस ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया में बेसिकली जो बोन मैरो है वो ड्राई टैप की तरह काम करता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्राई टैप? ड्राई टैप मतलब बोन मैरो सूख गया, बोन मैरो बना ही नहीं रहा कुछ, तो बोन मैरो ही तो RBC WBC प्लेटलेट बनाता है। तो एप्लास्टिक एनीमिया में केवल एनीमिया नहीं है, ये नाम में ऐसा लगता है कि एप्लास्टिक एनीमिया में केवल RBC कम हुई होगी, ना। एप्लास्टिक एनीमिया में RBC भी कम होती है, WBC भी कम होती है, प्लेटलेट भी कम होता है। इट मीन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी है, एनीमिया भी है, समझ रहे हो, और ल्यूकोपिनिया भी है। ल्यूकोपिनिया मतलब WBC का भी नंबर कम है, सब कुछ कम होता है। RBC कम हो गई है तो डेफिनेटली एनीमिया है, और एनीमिया से तो आप समझ रहे हो कि बॉडी में हाइपोक्सिया की रिस्क हो जानी है। WBC कम होगी तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जानी है ना। व्हाट अबाउट प्लेटलेट? प्लेटलेट का मैंने अभी बोला था ना 1 वर्ड में आंसर कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट, कि ब्लड क्लॉट बनाना, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो इन केस ऑफ पेशेंट में अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है तो क्या बढ़ेगा? बढ़ेगा भाई रिस्क ऑफ हेमरेज। रिस्क ऑफ हेमरेज मैं शॉर्ट में HX लिख रहा हूँ। रिस्क ऑफ हेमरेज, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग पेशेंट में बढ़ेगा इफ देयर इज अ कंडीशन ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ओके, अमेजिंग। और इन केस ऑफ ल्यूकेमिया, व्हाट इज ल्यूकेमिया? ल्यूकेमिया इज सिंपल इज नथिंग, दिस इज ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया इज ब्लड कैंसर, बोन मैरो में कैंसर हो रहा होता है। तो RBC जो है कम होने लगती है, प्लेटलेट कम होने लगती है, क्योंकि WBC का नंबर बढ़ता है। तो बोन मैरो WBC बनाता है, क्योंकि एक्चुअली में ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर तो है, लेकिन ब्लड में भी पर्टिकुलर ये WBC का कैंसर है, ल्यूकोसाइट का कैंसर है। देखो ना नाम में ल्यूको है, तो ल्यूकोसाइट का कैंसर है, मतलब WBC बढ़ती है। बाकी इसकी वजह से तो 2 चीज़ें सप्रेस हो जाती है, तो एनीमिया भी हो जाता है पेशेंट में, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो जाता है। ये कुछ सिंपल से फंडाज है, ये आप याद रखेंगे, वर्ड याद रखेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एंड प्लीज़ याद रखेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई पढ़ाता नहीं एक्चुअली में स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटलेट, बट अगेन मैं आगे
थोड़ा सा और डिटेल में घुसने वाला हूँ, बाल की खाल निकालने वाला हूँ। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटलेट आनी चाहिए, कोई कहीं काम नहीं आने वाली स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटलेट, बट प्लीज़ फिर भी समझ के चलिएगा। उसके बाद में थोड़ा सा साइड में मैंने प्रॉपर्टी जो प्लेटलेट भी लिखी हुई है वो थोड़ी देर बाद समझाते हैं, पहले स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटलेट आप समझ लीजिए। ओके, दैट स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटलेट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, नाउ मेरा आई थिंक ये जो फेस है वो थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा साइड की इमेज देखने से, तो मैं एक बार केवल पैडी भी दे देता हूँ आपको, और यहाँ पर जो है हम केवल स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटलेट समझते हैं। ओके, दैट स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटलेट में मैंने ध्यान से देखो कि ये जो ग्रीन कलर में जो बनाया हुआ है, इसके बाहर चारों तरफ ब्लैक मेम्ब्रेन है। ऑब्वियसली दिस इज सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होनी ही होनी है। इंटरेस्टिंगली इसके अंदर ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म है, सारी चीज़ें हैं। दो तीन चीज़ें इंडिकेटिंग कर रही है। एक तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ और एक ये समझाना चाह रहा हूँ कि सेल मेम्ब्रेन वाला पार्ट हटा दो एक सेकंड के लिए, तो बचा क्या है, दो चीज़ें हैं जो हम समझना चाहते हैं। एक मैं समझाना चाहता हूँ कि प्लेटलेट के अंदर कुछ टाइप के ग्रेन्यूल्स होते हैं। प्लेटलेट के अंदर क्या होते हैं, कुछ टाइप के ग्रेन्यूल्स होते हैं, और ये ग्रेन्यूल्स दो टाइप के होते हैं। एक टाइप के होते हैं अल्फा ग्रेन्यूल्स और एक टाइप के होते हैं डेंस ग्रेन्यूल्स। एक होते हैं अल्फा ग्रेन्यूल और एक होते हैं कौन से, डेंस ग्रेन्यूल। अब ये ग्रेन्यूल्स है तो ग्रेन्यूल्स का काम हमेशा से रहता है कि वो कुछ चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं। ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, हमेशा चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं। ओके, तो ग्रेन्यूल्स में क्या स्टोर होगा, डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रेन्यूल है, या तो वो अल्फा ग्रेन्यूल है या फिर डेंस ग्रेन्यूल है। अल्फा ग्रेन्यूल इकट्ठा करके रखते हैं अपने अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स को और एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स को। और याद रखो कि एक्टिन और मायोसिन मूवमेंट कराने वाले प्रोटीन्स हैं जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराते हैं। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि क्या प्लेटलेट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है कि उसके पास एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं। किसमें, अल्फा ग्रेन्यूल्स में। सिंपल है, तो दैट्स वाई वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो पाना पॉसिबल है। और इसके साथ इंपॉर्टेंट चीज़ है BWF। नाउ व्हाट इज़ BWF, प्लीज़ अभी मैं कह रहा हूँ आपसे थोड़ा सा टाइम मेरे को दीजिए। BWF मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। दिस इज़ बॉर्न विलेब्रांड फैक्टर, लेकिन अभी के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। तो BWF भी कहाँ प्रेजेंट है, अल्फा ग्रेन्यूल्स में। मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ बिकॉज अभी इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बॉर्न विलेब्रांड फैक्टर प्रेजेंट है, तो बॉर्न विलेब्रांड फैक्टर कहाँ है, प्लेटलेट के अंदर ही स्टोर होकर। प्लेटलेट के पास डेंस ग्रेन्यूल्स भी है जो क्या करके इकट्ठा करके रखे हैं, TXA2। नाउ व्हाट इज TXA2, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा, आई नो, बट आगे करके मैं इसको पूरा बड़ा करके लिखूंगा। दिस इज थ्रोम्बोक्सिन A2। अगर आपको फुल वर्ड सुनना है, मैं लिख नहीं रहा, आगे हो सकता है लिखा हुआ हो, मैंने मेरे को भी कंफर्म नहीं है, बट अभी मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज थ्रोम्बोक्सिन A2। क्या होता है आगे समझेंगे। दूसरा ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, नॉट ATP इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस इज जस्ट दो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल है, तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अगर एक मॉलिक्यूल होता तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। कितना सिंपल सी चीज़ है। तो ADP इसके अंदर होता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्लीज़ याद रखेंगे, 5HT। 5HT का दूसरा नाम है सेरोटोनिन। तो 5HT और सेरोटोनिन भी कहाँ प्रेजेंट होता है, यहीं पर, जिसका काम है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाना। तो 5HT सेरोटोनिन और BWF ये समझाना मैं आपको चाह रहा था, TXA2, ये कुछ चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा प्लेटलेट की स्ट्रक्चर में ग्रेन्यूल्स के अलावा दो चीज़ें और है। इसकी सरफेस के ऊपर कुछ प्रोटीन्स लगे होते हैं। इन प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर में ग्लूकोज यानी कि ग्लाइकोजन भी होता है। दैट्स वाई दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोप्रोटीन। अरे प्रोटीन सिंपल प्रोटीन होता है, लेकिन प्रोटीन की स्ट्रक्चर में अगर आप ग्लाइकोजन भी जोड़ दो तो उसे क्या बोलोगे, ग्लाइकोप्रोटीन। तो कंपाउंड टाइप का प्रोटीन है। तो यहाँ पर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन लगे होते हैं। और ये दो टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन है। GP माने ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन 1B और ग्लाइकोप्रोटीन 2B3। दो ग्लाइकोप्रोटीन समझने आपने, कौन से, ग्लाइकोप्रोटीन 1B और ग्लाइकोप्रोटीन 2B3। ग्लाइकोप्रोटीन 1B का काम है एडिशन करना। एडिशन माने चिपकना। ग्लाइकोप्रोटीन 1B क्या करेगा, एक प्लेटलेट को दूसरे प्लेटलेट के GP1B को दूसरे प्लेटलेट के GP1B से चिपका देगा, एंड दैट चिपकाना इज कॉल्ड एज द एडिशन। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लेटलेट। पहली प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन की। प्लेटलेट आपस में चिपक सकती है, और प्लेटलेट को आपस में चिपकाने का काम कौन करता है, GP1B, दैट ग्लाइकोप्रोटीन। दूसरा है GP2B3, और GP2B3 ये भी सेम काम कर रही है, बट ये एग्रीगेट करती है, मतलब प्लेटलेट को इकट्ठा करके रखती है एक जगह। तो इकट्ठा होने का प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एग्रीगेशन। तो दूसरी प्रॉपर्टी इज एग्रीगेशन। उसके अलावा प्लेटलेट एक्टिवेट हो सकती है, और एक्टिवेट होने से ग्रेन्यूल्स फटते हैं और इनसे सब्सटेंस बाहर निकलते हैं, और एग्लूटिनेशन का प्रोसेस हो रहा है लास्ट में, वो हम समझते हैं आगे इसके क्या होता है। तो प्लेटलेट की 4 प्रॉपर्टी है, एडिशन, एक्टिवेशन, एग्रीगेशन और होता है एग्लूटिनेशन। मैंने बोला स्ट्रक्चर में दो टाइप की चीज़ें हैं, एक ग्रेन्यूल्स है, अल्फा ग्रेन्यूल्स और डेंस ग्रेन्यूल्स, दूसरे ग्लाइकोप्रोटीन्स है। उनके अंदर कुछ स्टोर है। क्या क्या स्टोर है, तो अगर आप कहानी हटा दो कि अल्फा के अंदर, डेंस के अंदर क्या, तो सिंपल याद रखो, बॉर्न विलेब्रांड फैक्टर्स है, क्लॉटिंग फैक्टर्स है, ठीक है। उसके अलावा जो है सेरोटोनिन 5HT है। उसके अलावा क्या है भाई कि थ्रोम्बोक्सिन A2 है, ADPs है, एक्टिन मायोसिन प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पर स्टोर की हुई है। उसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन दो टाइप के हैं, GP1B, GP2B3 है। प्लीज़ GP1B, GP2B3 है।
GP1B का काम क्या है, प्लीज़ याद रखेंगे एडिशन का। GP2B 3A का काम क्या है, एग्रीगेशन का। कैसे याद होंगे, तो यार मैं हर चीज़ तो मैं ब्रह्मा जी तो हूँ नहीं ना यार कि हर चीज़ मैं आपको जस्ट माथे में लिख दूँ, आपके में तो पॉसिबल नहीं है। आपने कुछ चीज़ें मेमोराइज भी तो करनी होती है ना, कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करके पढ़ा के खुद पढ़ के समझ के रिपीटेटिव तरीके से भी तो समझनी होती है ना, तो वो काम आपने प्लीज़ यहाँ करना है। GP1B इज द हैविंग द फंक्शन ऑफ एडिशन एंड द GP2B 3 हैविंग द फंक्शन ऑफ एग्रीगेशन। याद रखो यार, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि क्या हो अगर कोई ऐसा जेनेटिकल प्रॉब्लम हो जिसमें GP1B ना बने और कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो कि GP2B 3A ना बने, तो डिजीज हो जाएगी ना, क्योंकि प्लेटलेट में ना एडिशन होगा ना एग्रीगेशन होगा। क्या हो अगर GP1B ना हो, तो ऐसी डिजीज को बोलते हैं बर्नार्ड सूलियर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं मालिक, बर्नार्ड सूलियर सिंड्रोम। पहला क्वेश्चन, बर्नार्ड सूलियर सिंड्रोम में कमी किस चीज़ की हो रही है, GP1B की। तो बर्नार्ड सूलियर सिंड्रोम किसका डिसऑर्डर है, एडिशन का या एग्रीगेशन का, एडिशन का, क्योंकि GP1B क्या करता है, एडिशन करता है। तो बर्नार्ड सूलियर सिंड्रोम इज एन डिसऑर्डर ऑफ एडिशन, बट इन केस ऑफ GP2B 3A डेफिशिएंसी इसे कहते हैं ग्लांजमैन्स थ्रोम्बोस्थेनिया। कि यहाँ पर इस केस में देखो ध्यान से सुनो, इस केस में जो है एडिशन तो होगा बट एग्रीगेशन नहीं होगा। तो क्लॉट जो बनेगा ना वो एग्रीगेट होकर नहीं बनेगा, एडिस तो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्लॉट बनेगा वो वीक बनेगा, और वीक बनने वाली चीज़ों को एस्थेनिया कहते हैं। तो थ्रोम्बस कैसा बनेगा, एस्थेनिया बनेगा, वीक थ्रोम्बस बनेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज द ग्लांजमैन्स थ्रोम्बोस्थेनिया। तो ग्लांजमैन थ्रोम्बोस्थेनिया इज अ प्रॉब्लम ऑफ एग्रीगेशन एंड द बर्नार्ड सूलियर सिंड्रोम इज प्रॉब्लम ऑफ एडिशन। सिंपल है। ये मैं 2 डिजीज़ के यहाँ पर हिंट आपको दिया हूँ, समझाया मैंने हूँ। समझाने वाला काम, डिजीज़ को डिटेल में पढ़ने वाला काम हमारा आ गया। अभी जस्ट ये मैंने पॉइंट नोट किया आपके लिए। ये प्लेटलेट की स्ट्रक्चर है, और अगर प्लेटलेट की स्ट्रक्चर आ गई ना, तो आई थिंक लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, विच इज़ हेमोस्टेटेट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द वेरी एक्साइटिंग टॉपिक इज हेमोस्टेटेट। और ये कुत्ता भी जो है यहाँ पे वेट नहीं कर पा रहा है इस बात के लिए। तो आई नो कि यू कैन नॉट वेट, बट लेट मी टीच यू अबाउट द क्लॉटिंग फैक्टर फर्स्ट, बिकॉज अब अगर आपको क्लॉटिंग फैक्टर नहीं आते ना दादा, तो आप हेमोस्टेसिस सीखे करोगे क्या। क्लॉटिंग फैक्टर ही तो है जो हेमोस्टेसिस करवाएंगे, है ना। पहले कैरेक्टर सीखोगे तभी तो मूवी देखोगे। तो पहले भाई पहले जो है हम क्या करते हैं, कैरेक्टर्स देख लेते हैं। कैरेक्टर क्या है, दीज कैरेक्टर्स आर क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हेमोस्टेसिस करवाएंगे। ओके, नाउ व्हाट इज द क्लॉटिंग फैक्टर्स। फैक्टर है जो क्लॉटिंग करते हैं, दे आर 13 इन नंबर, होते 13 हैं, लेकिन छठे नंबर का हमारे साथ अब है नहीं। मतलब छठे नंबर वाले को क्या किया, कंपनी वालों ने हटा दिया। गवर्नमेंट ने बोला कि यार छठे नंबर की जो प्रॉपर्टीज है ना किसी और के साथ मैच खा रहे हैं तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया कि 7वें नंबर वाले को छठे पे रख दिया ना, उन्होंने बोला कि छठा नहीं है तो कोई बात नहीं, छठे वाले को खाली छोड़ दो, छठे वाले को क्या कर दो, खाली छोड़ दो। तो बेसिकली कहने को क्लॉटिंग फैक्टर 13 नंबर तक है कि 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13, लेकिन टोटल है कितने, 12। ठीक है, तो सितंबर से सारे जो नाम हैं उनके याद रखने प्लीज़, दे आर इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू विल बी ब्लीड टू डेथ। ओके, बिकॉज जब नहीं होंगे तो भाई ब्लीडिंग इतनी हो जाएगी ना कि मतलब डेथ ही आ जाएगी, फिर तो मौत ही आएगी सिंपली। कौन कौन से फैक्टर्स है प्लीज़ 12 के 12 आपने याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। एक टेबल मैंने बना के रखी हुई है यहाँ पर, बड़ी सिंपल सी टेबल है। ओके, छठे नंबर वाले को पहले रूल आउट कर देते हैं। छठे नंबर की तरफ देखने की जरूरत भी नहीं है, बाकी ये आपकी तरफ घुर्रा के देखेगा, ऐसे ही देखेगा, बड़ी डिसअपॉइंटिंग नज़रों से देखेगा कि मेरी तरफ तो देखने की जरूरत नहीं है, आपने मेरे को तो यहाँ से हटा दिया है। तो छठे नंबर वाले को याद रखो कि छठे नंबर वाला यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। हम इनको प्लीज़ रोमन में ही से लिखते हैं, इंग्लिश वर्ड्स में नहीं लिखेंगे, इंग्लिश नंबर्स में लिखेंगे। फर्स्ट वाले का नाम है फिब्रिनोजन। द फर्स्ट इज फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन क्या करता है, देखो इसमें जन वर्ड लग रहा है, इसका मतलब ये प्रो कंडीशन है, इनएक्टिव फॉर्म है, एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है। अरे ब्लड में है ना यार, इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर रखनी, एक्टिव रखेंगे तो वो तो दिन भर क्लॉट बनाता फिरेगा। अगर हमने एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर रख दी तो वो तो दिन भर क्लॉट बना देगा ना ब्लड में। तो हमने क्या रखना है कि ब्लड में इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर रखने होते हैं जो एक्टिवेट होंगे बाद में प्रोसेस के, वो हम पढ़ेंगे कैसे। तो ये फिब्रिनोजन है पहला। फिब्रिनोजन जब एक्टिवेट होगा कन्वर्ट इनटू फिब्रिन, ये फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिनोजन। ठीक है, और एक क्या करता है, मैं ऐसा जाल सा बना लेता है। ये फाइब्रिन जो है तो फाइबर्स होते हैं और किसी भी जगह जहाँ भी ब्लीडिंग हो रही है ना वो जाल बना देगा और उससे ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो पहला क्लॉटिंग फैक्टर है कौन सा, फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन के बाद में सेकंड नंबर का आता है कौन सा, प्रोथ्रोम्बिन। फर्स्ट फिब्रिनोजन, सेकंड इज प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन में भी नाम में देखो आगे प्रो लग रहा है, इसका मतलब ये भी कैसा फॉर्म है, इनएक्टिव है। तो इसको भी सर किस में चेंज करना पड़ेगा, एक्टिव में चेंज करना पड़ेगा। और एक्टिव में चेंज करने के लिए क्या चाहिए, वही तो मज़ेदार चीज़ है ना, वही तो हमने पढ़नी है आगे चल के। आप तो याद रखोगी सेकंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है, प्रोथ्रोम्बिन है। प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट होगा, तो सर थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, प्रो हट जाएगा। ठीक है, और ये एक्टिवेट होगा, ये यही जो है यही थ्रोम्बिन ही ना फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, मतलब दूसरा ही फर्स्ट को एक्टिवेट करेगा। वो कैसे करेगा वो आगे हम डिस्कस करेंगे, चिल करें। भी आप नाम याद रखो, फर्स्ट इज फिब्रिनोजन, सेकंड इज प्रोथ्रोम्बिन।
नाउ थर्ड इज टीपीए। टीपीए स्टैंड फॉर टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये टिश्यू इंजरी के बाद में निकल जाता है, जैसे टिश्यू इंजरी होती है ये निकल जाता है। ये टिश्यू का प्लाज्मिनोजन एक्टिवेट करने वाला है। चौथे नंबर का इज कैल्शियम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनमें ओनली आयन, ये सब प्रोटीन्स हैं, ये जो बाकी के आप देख रहे हो प्रोटीन्स हैं एंजाइम है, ये अकेला है जो एक आयन है। तो पूरे 12 के 12 जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनमें से एकमात्र आयन कौन है? चौथे नंबर का कैल्शियम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखना। ओनली आयन इन क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कैल्शियम इज द ओनली आयन विच इज द ऑन नंबर 4। आई थिंक सिंपल हो जाएगा याद करना। कैसे सिंपल हो जाएगा भाई? मेरे को तो सिंपल याद हो पा रहे हैं यार। पहले नंबर पर मैं सिंपली सोचूं भी ना तो मैंने इतना बार रिपीट हमने किया हुआ कि यार पहले नंबर पे फाइब्रिनोजन है, दूसरे नंबर पे यार ऑब्वियसली प्रोथ्रोम्बिन है, तीसरे नंबर पे टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है। जस्ट इमेजिन करो ना, इमेज देखो मेरे दिमाग में, जब मैं बोल रहा हूँ ना तो मेरे दिमाग में एक इमेज आ रही है, टेबल दिख रही है मेरे को मेरे दिमाग में, तो उसमें टेबल में से पढ़ के बता रहा हूँ कि पहले नंबर पर यार मैंने जब पढ़ा था ना तो मेरे को फाइब्रिनोजन दिखा था, दूसरे नंबर पर मेरे को प्रोथ्रोम्बिन दिखा था, तीसरे नंबर पर टीपीए टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर दिखा था, और चौथे नंबर पर मैंने कैल्शियम को देखा था जो कि ओनली आयन है। तो कैल्शियम कौन से नंबर का? चौथे नंबर का, फोर्थ क्लॉटिंग फैक्टर है। पाँचवें नंबर पे आएंगे ना तो पाँचवें नंबर पे लेवाइल फैक्टर आता है, सातवें नंबर पे स्टेबल आता है। तो दो तो ऐसे याद रखने हैं, लेवाइल और स्टेबल। लेवाइल इज कॉल्ड द प्रोसेलरिन और तो स्टेबल इज कॉल्ड द प्रो कन्वर्टिन। तो लेवाइल एंड द स्टेबल, पहले लेवाइल फिर कौन सा? स्टेबल फैक्टर। तो पाँचवें नंबर पे लेवाइल, छठे नंबर पे कुछ भी नहीं है तो सातवें नंबर पे स्टेबल फैक्टर। अब देखो 7 से बात के याद में आती है 8 से बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 7 तक तो बड़ा इजीली याद हो जाता है, हमेशा याद हो जाता है यूजली। फर्स्ट पे फाइब्रिनोजन, सेकंड पे प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड पे टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, चौथे पे कैल्शियम। पाँचवें पे आओगे तो क्या मिल जाएगा? लेवाइल। छठे पे कुछ भी नहीं है तो सातवें पे स्टेबल। आठवें पे आ जाओ, और आठवें पे आती डिजीज़ के नाम आ जाते हैं। आठवें नंबर को कहते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी होती है ना तो हीमोफीलिया हो जाता है। तो अगर ये है तो हीमोफीलिया को रोकता है, इसका मतलब एंटी हीमोफिलिक। अगर ये है तो हीमोफीलिया नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। 9th वाला इज कॉल्ड एज द क्रिसमस फैक्टर। वाई? बिकॉज इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? क्रिसमस डिजीज। तो इस फैक्टर को बोलते हैं क्या? क्रिसमस फैक्टर। अगर 9th की डेफिशिएंसी होगी तो कौन सा डिजीज होगा सर? क्रिसमस डिजीज। कौन सा डिजीज होगा? क्रिसमस डिजीज। कुछ नहीं है, क्रिसमस डिजीज हीमोफीलिया का ही एक टाइप है। बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। हीमोफीलिया में अगर 8 नंबर की कमी होगी तो हीमोफीलिया ए कह देते हैं, 9 की कमी हो जाती है तो क्रिसमस डिजीज कहते हैं। तो 9th वाले का नाम क्या है सर? क्रिसमस फैक्टर। 8th वाले का नाम क्या है? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। ये तो दो तो याद रखना बहुत सिंपल है। 10th वाले का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पर है, दैट इज स्टुअर्ट ब्रावर फैक्टर। कौन सा फैक्टर? स्टुअर्ट ब्रावर फैक्टर। 11th पे आपको याद रखना है पीटीए, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसेडेंट। दिस इज एंटीसेडेंट नॉट एक्टिवेटर, दिस इज एंटीसेडेंट। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसेडेंट। 12th नंबर पे हैगमैन फैक्टर दूसरा है जो साइंटिस्ट के नाम पर है स्टुअर्ट ब्रावर के बाद में, और 13 पर है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये आपने याद करने हैं। अरे हाँ ना करो भाई, अगर ये आपको याद हो जाते हैं तो हम अपनी अगली कहानी बढ़ा सकते हैं। एक टेबल याद रखेंगे, नंबर याद रखेंगे 2, 7, 9, 10। बस दिमाग में 2, 5, 10, 50, 100 बार चलते फिरते बैठते उठते खाते पीते सब जगह हमने 2, 7, 9, 10 याद रखना है कि 2, 7, 9, 10 का क्या। आप मेरे से पूछोगे 2, 7, 9, 10 का क्या? अरे मैंने बोला 2, 7, 9, 10 का क्या। 2, 7, 9, 10 का क्या नहीं, 2, 7, 9, 10 का के। वॉट के? विटामिन के। बहुत बढ़िया। तो सिंपल याद रखना है कि जो फैक्टर नंबर 2, 7, 9, 10 है, इनको एक्टिवेट करने के लिए, बनाने के लिए नहीं राजकुमार, इनको एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए? विटामिन के। और ये एक्टिवेशन कहाँ पर होगा? लिवर में। कहाँ पे होगा? लिवर में। तो दो चीज़ें, अगर लिवर डिजीज हुई तो 2, 7, 9, 10 एक्टिवेट नहीं होंगे, ब्लीडिंग होगी, क्लॉटिंग नहीं होगी। चलो लिवर ठीक है, लेकिन विटामिन के डेफिशिएंसी है, अगर पेशेंट को विटामिन के उसकी बॉडी में अच्छा नहीं है, अगर 2, 7, 9, 10 एक्टिवेट नहीं होंगे, क्लॉटिंग अच्छी नहीं होगी, ब्लीडिंग होगी। तो विटामिन के डेफिशिएंसी से क्या होगा? हेमरेज। लिवर डिजीज में हेमरेज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सिंपल है यार। तो 2, 7, 9, 10 बड़ी इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि फैक्टर नंबर 2, 7, 9, 10, 2, 7, 9, 10 कौन सा है? 2 कौन सा था भाई? 2 याद करो ना, 2 कौन सा था? 2 आज कौन सा? तो प्रोथ्रोम्बिन दूसरा था। 7वें नंबर पे क्या था? 7वें नंबर पे स्टेबल फैक्टर था। 9वें नंबर पे क्रिसमस फैक्टर था। 2, 7, 9, 10। 10वें नंबर पे क्या? स्टुअर्ट फैक्टर है। बहुत बढ़िया। चलो ये बातें मेरे को समझ में आ गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने एक टेबल लिखी हुई है। इस टेबल को अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा। मज़ा कैसे आएगा? पहले पढ़ते हैं फिर मज़ा लेते हैं। लेट मी सिंप्लीफाई थिंग्स। क्या? कि कोई एक्सीडेंट हुआ या फिर किसी और दूसरी वजह से पेशेंट को इंजरी हुई, और इंजरी होने की वजह से डेफिनेटली वहाँ से ब्लड निकला। अब इस ब्लड को इस ब्लड वेसल से बहने से रोकने के लिए सबसे पहले छाती चौड़ी करके आई प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स बोले कि हम आके इकट्ठा होंगे।
तो सबसे पहले प्लेटलेट्स आती है और यहाँ पर आके एक प्लेटलेट का प्लग बना लेती है। क्या कर लेती है सर? ये प्लेटलेट का छोटा सा इन्होंने प्लग बना लिया और ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस प्लग से काम चलने वाला नहीं है। लेकिन उन्होंने कोशिश तो की, कोशिश पहली बार की, प्राइमरी बार की, और ये प्रोसेस थी किसकी? हीमोकोस्टेसिस करने की, ब्लड को रोकने की। हीमो मतलब ब्लड, स्टेसिस मतलब रोकना। तो इस ब्लड को रोकने की प्राइमरी जो कोशिश थी वो किसने की? प्लेटलेट ने। तो प्लेटलेट क्या करती है? प्राइमरी हीमोस्टेसिस। लेकिन इस प्लग से काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये प्लग अगर खुल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा सर? एक अच्छा सा क्लॉट बनाना पड़ेगा। अभी क्लॉट नहीं बना था, अभी प्लग बना था प्लेटलेट का। अब अगर क्लॉट बनाना है तो क्लॉट बनाने के लिए मुझे चाहिए क्लॉटिंग फैक्टर। अब क्लॉटिंग फैक्टर आएंगे और इस क्लॉटिंग फैक्टर इस जो प्लग है उसको स्ट्रॉन्ग कर देंगे और एक स्ट्रॉन्ग सा क्लॉट बना देंगे। और ये अब सेकेंडरी है प्रोसेस, तो दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। तो याद रखो मालिक कि जब हम हेमोस्टेसिस पढ़ते हैं तो हेमोस्टेसिस एक टाइप का नहीं होता। हेमोस्टेसिस 2 स्टेप में होता है। पहले प्राइमरी हेमोस्टेसिस होता है, फिर सेकेंडरी हेमोस्टेसिस होता है। प्राइमरी हेमोस्टेसिस कौन करते हैं? प्लेटलेट। और सेकेंडरी हेमोस्टेसिस कौन करता है? तो क्लॉटिंग फैक्टर। तो अब समझ में आना चाहिए क्या कि सिंपली प्लेटलेट का काम ब्लड क्लॉटिंग करना है, लेकिन प्राइमरी हेमोस्टेसिस में। सेकेंडरी हेमोस्टेसिस कौन करेगा? क्लॉटिंग फैक्टर्स करेंगे। सिंपल है, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली 2 चीज़ें हैं जो हेमोस्टेसिस में काम आने वाली है। प्लेटलेट्स भी काम आने वाली है और क्लॉटिंग फैक्टर्स भी काम आने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली हम क्लॉटिंग पढ़ेंगे, हेमोस्टेसिस पढ़ेंगे। लेकिन मैंने अभी बोला ना कि हेमोस्टेसिस एक स्टेप में कभी कंप्लीट नहीं होता, हेमोस्टेसिस 2 स्टेप में चलता है। 2 स्टेप में कैसे चलेगा? पहले प्राइमरी हेमोस्टेसिस होगा, फिर सेकेंडरी हेमोस्टेसिस होगा। तो पहले हमने प्राइमरी हेमोस्टेसिस पढ़ना है। जितना आप अभी समझ पाएंगे ना चीज़ों को, उतना ही आपके लिए चीज़ें आगे ईजी होती जाएगी। प्राइमरी हेमोस्टेसिस, वेट अ सेकंड, लेट मी चेक माय बैटरी परसेंट। आई थिंक मेरा फोन डिस्चार्ज होने वाला, तो मैं इसको एक बार चार्जिंग में हुक कर देता हूँ ताकि द ग्लास कैन गो फ्लुएंटली। ओके, इट विल टेक ओनली a minute। ओके, इट्स हीटिंग अप हियर, द लाइट इज बेसिकली प्रोड्यूसिंग ए लॉट ऑफ हीट, सो इट्स आई एम ऑल स्वेटिंग एंड ऑल। ओके, ठंड है ना, यहाँ गर्मी पड़ी हुई है, बहुत भयंकर वाली गर्मी पड़ी हुई है, पसीना आ रहा है। ओके वेल, तो दिस इज़ प्राइमरी हेमोस्टेसिस। सबसे पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ प्राइमरी हेमोस्टेसिस। और प्राइमरी हेमोस्टेसिस कौन करेगा? प्लेटलेट। याद रखो कि पहले प्राइमरी हेमोस्टेसिस होगा, फिर सेकेंडरी हेमोस्टेसिस होगा। ये एक टेम्पररी चीज़ है और ये एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है। परमानेंट तो ये भी नहीं है, देखो परमानेंट तो ये भी नहीं है। ये क्लॉट बन गया तो इसका मतलब नहीं कि ज़िंदगी भर रहेगा ना, ये क्लॉट हट जाना है बाद में, चल के बाद में हट जाना है इस क्लॉट को। परमानेंट तो ये भी नहीं है। ओके, याद रखो प्राइमरी हेमोस्टेसिस कौन करेगा? प्लेटलेट करेगी। और ये प्राइमरी हेमोस्टेसिस 4 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहला स्टेप है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, दूसरा स्टेप है एडिशन, तीसरा स्टेप है एग्रीगेशन, और तीसरा स्टेप है एक्टिवेशन, और चौथा स्टेप है क्या? एग्रीगेशन। ये 4 स्टेप में प्राइमरी हेमोस्टेसिस कंप्लीट होगा। कैसे होगा? बहुत सिंपल चीज़ें एक बार समझते हैं। देखो ये नॉर्मल ब्लड वेसल है सर, और इस नॉर्मल ब्लड वेसल की अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं जैसे मैंने बनाई है। इस अगर आप नॉर्मल ब्लड वेसल्स की थोड़ी सी स्ट्रक्चर देखो, ये एक साइड की बॉल है, ये दूसरे साइड की बॉल को देखते हैं। दूसरे साइड की बॉल में सबसे अंदर की तरफ जो है एंडोथीलियम की लेयर होती है, बीच में जो है उसके बाद में कोलेजन की लेयर आती है, उसके बाद में स्मूथ मसल्स की लेयर आती है। ओके, तो 3 लेयर होती है ब्लड वेसल्स में, इफ़ यू नो। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, द ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना जो है एंडोथीलियम की लेयर है, ट्यूनिका मीडिया जो है स्मूथ मसल्स होती है ट्यूनिका मीडिया में, और सबसे बाहर की तरफ तो यू नो हमेशा क्या लगी होगी? ट्यूनिका एक्सटर्ना लगी होगी। ओके, यहाँ पर इमेजिन करूँ कि एक तीर लगा और तीर की वजह से इंजरी हुई, जस्ट नॉट तीर, जैसे इंजरी की चीज़ वजह है, तो यहाँ पर एक इंजरी परफॉर्म हो गई। ओके, और जैसे ही यहाँ पर इंजरी परफॉर्म हो गई, इस इंजरी की वजह से ये सारी की सारी लेयर हटी, और लेयर के हटने से यहाँ पर डेफिनेटली आप समझ पा रहे होंगे कि ब्लड देखो कैसे धकधकाहट करते हुए बाहर आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पर पेशेंट को क्या हो रहा है? दिस इज हैपनिंग एज ए हेमरेज, और दिस इज ऑल्सो हैपनिंग ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लीडिंग। बट ब्लीडिंग इज नॉट एन गुड स्टैंडर्ड वर्ड, कोई भी आम चलता हुआ बोल देता है ब्लीडिंग, तो आपने क्या यूज़ करना है वर्ड? हेमरेज। तो द हेमरेज और द हेमराज इज गोइंग हेयर, ब्लड वेसल्स स्टार्ट टू वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट। अब इंपॉर्टेंटली बात क्या है, जैसे ये सब चीज़ें होने लगती है ना, तो ब्लड ऊज होने लगेगा। तो ब्लड वेसल्स क्या करती है यार? इस ब्लड को निकलने से रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? तो ऐसा करके देखो ना कि अगर ब्लड वेसल्स का डायमीटर ज़्यादा होगा तो ब्लड ज़्यादा निकलेगा, तो ब्लड वेसल्स को अगर मैं छोटा कर दूंगा तो ब्लड कम निकलेगा। तो बेसिकली ब्लड वेसल्स को छोटा कर दो। छोटा कर देने का मतलब क्या है कि ब्लड वेसल्स को सिकोड़ दो। सिकोड़ देने का मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन कर दो, किसका? वेसल्स का। दिस इज कॉल्ड द वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो यहाँ पर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है, और ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करने के लिए आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रोटीन और प्लेटलेट्स में क्या प्रेजेंट होता है? सेरोटोनिन या फिर 5-HT। एक ही नाम है, एक ही बात है।
तो ये 5-HT और सेरोटोनिन यहाँ से निकलता है और ये क्या करने लगता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये पहली स्टेप कंप्लीट हो जाती है प्राइमरी हेमोस्टेसिस की, जहाँ पर क्या होने लगता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ताकि ब्लीडिंग थोड़ी सी कम हो जाए। इसका पर्पज़ क्या है कि इसकी जो ब्लीडिंग है इस पर्सन में थोड़ी सी कम होने लगे। जैसे ही ये सब होने लगा तो आप देखो मैंने छोटा सा डायमीटर थोड़ा सा कम किया है इसका, क्योंकि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो सका। यहाँ पर इंजरी होने की वजह से जो बीच में कोलेजन फाइबर्स की लेयर थी, ये कोलेजन फाइबर्स की लेयर एक्सपोज होने लगती है और यहाँ की जो एंडोथीलियल लेयर है, याद रखना कौन सी लेयर, एंडोथीलियल लेयर। कौन सा लेयर, एंडोथीलियल लेयर एक फैक्टर रिलीज करती है, जिसे फैक्टर इज कॉल्ड एज द BWF और ऑल्सो कॉल्ड एज द बॉन विल्ब्रांड फैक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो दो चीज़ें याद रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल BWF मांझे बॉन विल्ब्रांड फैक्टर। बॉन विल्ब्रांड फैक्टर बनता कहाँ से है? नॉर्मली जब हमको समझ में नहीं आता ना तो हम लिवर वगैरह आंसर करने लग जाते हैं, क्या लिवर ने बनाया होगा, उसने बनाया होगा, नहीं। बॉन विल्ब्रांड फैक्टर ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियल लेयर से ही बनता है। एंडोथीलियम जो सबसे इनर लेयर है वही बनाती है। याद रखना कि जो ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियल लेयर है, प्लीज़ याद रखना, आप लिवर आंसर नहीं करके आएंगे, ठीक है। लिवर और प्लेटलेट, ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियल लेयर ही बनाती है क्या, बॉन विल्ब्रांड फैक्टर। और ये बॉन विल्ब्रांड फैक्टर कुछ नहीं है, जस्ट एक प्रोटीन है। उसके दो काम है, दो काम बहुत इंपॉर्टेंट काम है। एक तो काम है इसका एडिशन का, एक काम किसका है, इसका एडिशन। और दूसरा काम है कि ये जो फैक्टर नंबर जो 8 है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, उसको कैरी करने का, उसको अपने साथ ले जाने का काम करती है। क्या बोला मैंने, एक तो काम क्या है इसका एडिशन करने का, दूसरा काम क्या है इसका फैक्टर नंबर 8 को कैरी करना। तो अभी तक जब हमने इस साइकिल को पढ़े हैं तो अभी तक हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ है, विच इज़ वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने के साथ ही यहाँ पर BWF यानी कि बॉन विल्ब्रांड फैक्टर रिलीज हो गया। और बॉन विल्ब्रांड फैक्टर के दो काम मैंने आपको बताया, एक एडिशन काम है उसका, एक कैरी करना है किसको, फैक्टर नंबर 8 को। बड़ी इंपॉर्टेंटली देखो यहाँ पर ये जो मैंने रेड कलर में यहाँ पर जो मार्क किए हुए हैं, दीज आर बॉन विल्ब्रांड फैक्टर। तो ब्लड वेसल जो इंजर्ड हो रखी है, यहाँ से जो ब्लीडिंग हो रही थी, मैंने यहाँ पर बॉन विल्ब्रांड फैक्टर्स बनाए। और इन बॉन विल्ब्रांड फैक्टर के ऊपर आप जो BP देख पा रहे हैं, सारी की सारी प्लेटलेट्स, और ये सारी की सारी प्लेटलेट जो है इस बॉन विल्ब्रांड फैक्टर के साथ आके चिपक गई है। तो मैंने बोला था ना कि बॉन विल्ब्रांड फैक्टर का काम क्या है, एडिशन करना। तो क्या प्लेटलेट इनके साथ एडेज हो पा रही है? बिल्कुल हो पा रही है। तो पहली चीज़, जब प्लेटलेट बॉन विल्ब्रांड फैक्टर के साथ जुड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज द एडिशन। तो ये दूसरा स्टेप है, दिस इज कॉल्ड एज द एडिशन। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो मैंने ब्लू कलर में एरो बनाया, ये क्या है, तो दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन 1B। याद आया, मैंने बोला था कि दो तरह के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, GP1B, GP2B3 है। GP1B क्या करता है, एडिशन। तो GP1B कैसे काम करता है, GP1B प्लेटलेट का बॉन विल्ब्रांड फैक्टर के साथ जुड़ता है और जुड़ के एडिशन कर लेता है। तो दैट स्टेप इज बेसिकली एडिशन। समझने की कोशिश करो, बॉन विल्ब्रांड फैक्टर platelet toward itself and get attached with the platelet by the GP1B receptor is known as the adhesion. So this is adhesion. और जब याद हो, अगर आपको याद हो, मैंने बोला था कि अगर GP1B एब्सेंट होगा तो कौन सा डिजीज होगा, बर्नार्ड सूरियर सिंड्रोम, एंड दैट इज ए प्रॉब्लम ऑफ एडिशन। तो क्या दूसरा स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया? बिल्कुल कंप्लीट हो गया, दैट इज एडिशन। एडिशन के बाद में तीसरे स्टेप पे चलते हैं, एक्टिवेशन। एक्टिवेशन में कुछ नहीं है, प्लेटलेट एक्टिवेट हो रही है। प्लेटलेट एक्टिवेट होने की वजह से जो ग्रेन्यूल्स हैं, उन ग्रेन्यूल्स से सब्सटेंस क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, जो कि मेरे अभी काम आने वाले, क्योंकि इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स भी ना राजकुमार, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स अभी मैं यूज करूँगा ना अगले स्टेप में, सेकेंडरी हेमोस्टेसिस में। तो एक्टिवेशन इज नथिंग सो डिफिकल्ट थिंग। अगेन चौथे स्टेप की तरफ चलते हैं, विच इज एग्रीगेशन। ध्यान से देखो इस स्टेप के अंदर, यहाँ पर मैंने बोला था ना कि यहाँ पर कैसे हमने जो है चार नीचे बॉन विल्ब्रांड, ये मैंने क्या लगा रखे हैं, बॉन विल्ब्रांड फैक्टर, ये क्या है, प्लेटलेट, ये GP1B है, जिसकी वजह से प्लेटलेट ने क्या किया था, एडिशन किया था। अब ध्यान से देखो, अब प्लेटलेट से दूसरी प्लेटलेट आके जुड़ रही है, और यहाँ पर मैंने एरो जो है रेड कर दिया, क्योंकि ये GP1B नहीं है, अब GP2B3A है, जो आके अब दूसरी प्लेटलेट के साथ जुड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर अब मुझे करना है प्लेटलेट को इकट्ठा, और ये प्लेटलेट को इकट्ठा करने की प्रोसेस कहलाती है एग्रीगेशन। तो अब एग्रीगेशन करने में कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन काम आ रहा है, GP2B3। ओके, और जैसे ही प्लेटलेट इकट्ठी होगी तो आप देख रहे हो कैसे एक झुंड बन गया। ये GP2B3A का कोड है, GP1B का कोड है, रेड में और ब्लू में। नाउ दैट स्टेप इज कॉल्ड एज द एग्रीगेशन। अदर प्लेटलेट स्टार्ट टू अटैच विद प्लेटलेट बाय द हेल्प ऑफ GP2B3A रिसेप्टर। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड एज द प्लेटलेट का प्लग। ये प्लेटलेट का प्लग बना, और इसके बाद में सेकेंडरी हेमोस्टेसिस इस प्लेटलेट के प्लग को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से बड़ी सिंपल सा स्टेप था ये पूरा का पूरा। अगर आप प्राइमरी हेमोस्टेसिस का पेज अगर आप देखें ना, बहुत सिंपल था कि यार सबसे पहले 5-HT सेरोटोनिन रिलीज हुआ, 5-HT लेट मी शो माय फेस, 5-HT सेरोटोनिन रिलीज हुआ, और 5-HT सेरोटोनिन की वजह से वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, बॉन विल्ब्रांड फैक्टर निकला,
ये बॉन विलवरान फैक्टर ने जाके सिंपली एडिशन करवाया GP1B के थ्रू, तो सेकंड स्टेप एडिशन हो गया। तीसरा स्टेप में एक्टिवेशन हो गया, प्लेटलेट ने अपने सब्सटेंस रिलीज कर दिए ग्रेन्यूल से। एंड द फोर्थ स्टेप जहाँ पर GP2B3 है जो है ग्लांसमैन थ्रोम्बोस्टेनेसिस की डेफिशिएंसी से हो जाता है, वो आके उसने एग्रीगेशन कर दिया। 4 स्टेप के अंदर प्राइमरी हीमोस्टेसिस कंप्लीट हो गया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ हीमोस्टेसिस इज सेकेंडरी हीमोस्टेसिस की। अब जो है हमें क्या करना है, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस शुरू कर देना। कौन सा हीमोस्टेसिस शुरू करेंगे, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस शुरू करेंगे। नाउ व्हाट अबाउट सेकेंडरी हीमोस्टेसिस, ओके। उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन का पॉइंट हम यहाँ पर इस पैड में आपको मैं दिखा देता हूँ, ओके। ध्यान से देखने वाली बात है, इस पॉइंट को जस्ट आपने रीड करना है, क्योंकि मैंने इसको आपको लिखा ही इस तरह से इस नोट्स को कि अगर आप खुद भी पढ़ेंगे ना तो समझ जाएंगे, बट अगेन मेरे लिए एक्सप्लेन करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम इन एनी स्टेप ऑफ प्राइमरी हीमोस्टेसिस, मैंने क्या बोला, अगर प्राइमरी हीमोस्टेसिस के किसी भी स्टेप में अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या क्लॉटिंग होगी, प्लेटलेट प्लग बनेगा, नहीं बनेगा, तो क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली ब्लीडिंग, बिकॉज ऑफ अनेबल टू फॉर्म प्लेटलेट प्लग, क्योंकि प्लेटलेट प्लग तो बना ही नहीं, और प्लेटलेट प्लग नहीं बनेगा तो पेशेंट तो ब्लीड करेगा ना, पेशेंट ब्लीड करेगा तो ब्लीडिंग हो रही है, सिंपल बात है, कोई बड़ी बात। याद रखना राजकुमार, जब भी प्राइमरी हीमोस्टेसिस का कोई डिसऑर्डर होता है ना, तो क्या बढ़ता है, जब हम टेस्ट कराते हैं तो ब्लीडिंग टाइम बढ़ता है। क्या बढ़ता है, ब्लीडिंग टाइम। हम टेस्ट कराते हैं, काफ़ी सारे के टेस्ट कराएंगे, BT CT, BT माने ब्लीडिंग टाइम, CT माने क्लॉटिंग टाइम, कि पेशेंट प्रिक करने के बाद कितनी देर तक ब्लीड करता रहेगा, तो वो कहलाता है ब्लीडिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम मतलब कितनी देर में क्लॉट बन जाएगा, क्लॉटिंग टाइम। नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए, ब्लीडिंग टाइम की नॉर्मल वैल्यू होती है 1 से 5 मिनट की, और 1 से 5 मिनट तक पेशेंट ब्लीड करता है, उसके बाद ब्लीडिंग बंद हो जाती है। और अगर हम ड्यूक मेथड से चेक कर रहे हैं, एक ड्यूक मेथड और होता है, ड्यूक मेथड से चेक कर रहे हैं तो ब्लीडिंग टाइम कभी कभार 8 मिनट तक भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मान के चलो कि ब्लीडिंग टाइम बढ़ रहा है, ब्लीडिंग टाइम पेशेंट का बढ़ रहा है, इसका मतलब पेशेंट में क्लॉटिंग नहीं हो रही है। सोचने वाली बात है ना भाई, ब्लीडिंग अगर टाइम बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्लॉटिंग नहीं हो रही है, ओके। तो आपके दिमाग में चीज़ आनी चाहिए यार कि यार क्लॉटिंग अगर नहीं हो रही है ना, तो इसका मतलब हीमोस्टेसिस नहीं हो रहा है। लेकिन हीमोस्टेसिस तो 2 स्टेप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो आप मेरे से पूछो ना कि यार प्राइमरी हीमोस्टेसिस नहीं हो रहा कि सेकेंडरी नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम टेस्ट करते हैं। अगर BT टाइम बढ़ रहा है, ब्लीडिंग टाइम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब प्राइमरी हीमोस्टेसिस में प्रॉब्लम है। तो ब्लीडिंग जो BT है, ब्लीडिंग टाइम है, ये इंडिकेट करता है किसके, प्राइमरी हीमोस्टेसिस के डिसऑर्डर को। फॉर एग्जांपल जैसे कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में प्रॉब्लम क्या है, प्लेटलेट का नंबर कम हो रहा है। प्लेटलेट एक्चुअली में प्राइमरी हीमोस्टेसिस करती है, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में क्या बढ़ेगा, ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा। इज दैट ग्रेट, बहुत बढ़िया। नाउ दैट प्लेटलेट, अब ये तो चलो कहानी यहाँ तक हो गई, ये छोटा सा बीच में एक पॉइंट मैंने जस्ट डिस्कस किया था, अभी इसको वापस हम समझेंगे। लेकिन अभी हम प्राइमरी जो हीमोस्टेसिस हमने कंप्लीट कर लिया, तो हमको सेकेंडरी हीमोस्टेसिस की तरफ जाना चाहिए, जो हमने प्लेटलेट प्लग अभी बनाया। नाउ दैट प्लेटलेट प्लग विल बी कन्वर्टेड इनटू द ब्लड क्लॉट। अब हमने इसे क्लॉट बनाना है, और क्लॉट बनाने के लिए क्लॉटिंग फैक्टर चाहिए, तो इसके लिए क्लॉटिंग फैक्टर चाहिए, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। तो यहाँ से क्या चालू हो जाएगा, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। एंड इंपॉर्टेंटली ना, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस इज कसार्ड ऑफ रिएक्शन। कसार्ड ऑफ रिएक्शन मतलब कि ये रिएक्शन होगी तो अगली रिएक्शन होगी, और अगली होगी तो ये होगी, अगर ये नहीं हुई तो अगली वाली रिएक्शन नहीं होगी। अगर पहला स्टेप कंप्लीट हुआ तो दूसरा होगा, दूसरा कंप्लीट हुआ तो तीसरा होगा, तीसरा कंप्लीट हुआ तो चौथा होगा, अगर बीच में दूसरा स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ तो ना तीसरा होगा ना चौथा होगा। दिस इज कसार्ड ऑफ रिएक्शन। द सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में 1 2 3 स्टेप से चलती सारी चीज़ें। कसार्ड ऑफ रिएक्शन में अगर आप देखो ना तो 3 जगह चीज़ें हो रही है, किसमें, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में। कन्फ्यूजिंग नहीं है, सिंपल है। यहाँ पर 3 तरह के पाथवे चलते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे, कॉमन पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे जो ब्लड में चल रहा है, ब्लड के बाहर जो चल रहा है, वो एक्सट्रिंसिक पाथवे, और कॉमन पाथवे जिसमें दोनों पाथवे के जो फैक्टर है, वो इंट्रिंसिक पाथवे का भी काम और एक्सट्रिंसिक पाथवे का काम, दोनों का काम यहाँ पे हो रहा है, वो कॉमन पाथवे। ध्यान से समझ में आ रहा है, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर का, इंट्रिंसिक मतलब अंदर का। तो 2 पाथवे चलते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे, दूसरा इंट्रिंसिक पाथवे, और एक चलता है कॉमन पाथवे। ये पाथवे मैंने सिंपली यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है। इन पाथवे को हम समझेंगे कैसे काम करता है पाथवे। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, याद कराना मेरी जिम्मेदारी है। कैसे, देखो, जब हम सेकेंडरी हीमोस्टेसिस की बात कर रहे हैं तो देखो प्लेटलेट का तो काम खत्म हो गया, बात रह गई किसकी, क्लॉटिंग फैक्टर्स की। अब बात जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ किसकी है, क्लॉटिंग फैक्टर्स की। ओके, अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स का डिस्कशन अगर आप कर रहे हैं ना, तो क्लॉटिंग फैक्टर मेरे पास 13 है, 6ठे नंबर का नहीं है, तो 6ठे नंबर को तो हम कहीं यहाँ पे लेंगे ही नहीं, 6ठे नंबर को तो हम कहीं पर बिल्ड करने वाले नहीं, शामिल ही नहीं करने वाले। दोनों पाथवे चलाते हैं, पहले एंट्रिंसिक चलाते रहते हैं और एक जगह इंट्रिंसिक चलाते हैं, और दोनों के जो प्रोडक्ट बनेगा वो कहाँ पे काम आएगा, कॉमन में।
ठीक है, कैसे याद रखोगे? याद रखो 10 से। किससे याद रखो? 10 से। ओके, 10 को बनाने के लिए आप याद रखो 3 7, कि 3 और 7 को जब मिलाऊंगा तो क्या बनेगा? 10। बीच में आप एक जगह लिख दो क्या? 10। बीच में एक जगह क्या लिख दो आप? 10 लिख दो, बस सिंपल, ध्यान से सुनना। बीच में एक बीचों बीच एक जगह 10 लिख दो, और 10 को बनाने के लिए 3 और 7 को जोड़ो। 3 और 7, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। ये जो मैंने बनाया है, दिस इज एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में पहले 3 नंबर का एक्टिवेट होता है। 3 नंबर जब एक्टिवेट होता है तो 3 नंबर एक्टिवेट करता है किसको? 7 नंबर को, और 7 नंबर एक्टिवेट करता है किसको? 10 नंबर को। इज दैट सिंपल? बहुत बढ़िया। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस 10 के आगे कहानी शुरू करते हैं। 10 का आधा 5, और 5 का आधा 2.5 होता है, तो 2.5 ना लेके 2, और 2 का आधा 1। सिंपल पाथवे। ये जो बीच में हमने बनाया है, दैट इज कॉमन पाथवे। सिंपल है, कॉमन पाथवे याद रखना। 10 का आधा 5, 5 का आधा 2, 2 का आधा 1। मतलब 10 एक्टिवेट होगा तो 5 को एक्टिवेट करेगा, 5 एक्टिवेट होगा 2 को, 2 एक्टिवेट करेगा 1 को। व्हाट अबाउट इंट्रिंसिक पाथवे? तो बचा कुचा जो आता है वो इंट्रिंसिक पाथवे में आता है। इंट्रिंसिक पाथवे को हमने शुरू करना है किससे? तो एक बार नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या बोला था? 3 और 7 से शुरू करना है। 3 एक्टिवेट करता है 7 को, 7 एक्टिवेट करेगा 10 को। ओके, बहुत बढ़िया। नंबर देखो कौन सा बच रहा है? सर 12 बच रहा है, 12 बच रहा है। कौन सा बच रहा है? 11 बच रहा है, 11 बच रहा है। कौन सा बच रहा है? 9 बच रहा है, 9 बच रहा है। इन सब से एक्टिवेट करवा लो 10 को। 12 11 9, 12 है लास्ट में, 12 है, 12 के बाद में 11 है, और 11 के बाद में 9 है। 13 का अभी नाम नहीं है, 13 बाद में काम मिलेंगे। 13 के लिए वेट करो थोड़ा सा, 13 के लिए अभी वेट करो। बहुत बढ़िया। तो 12 से शुरू करो। 12 के बाद में क्या आता है? 11, 11 के बाद में आता है 10, लेकिन 10 को तो हम काम में ले चुके हैं, तो 10 को हटा दो। 10 के बाद में क्या है? 9। 3 इधर की तरफ लेने। आई थिंक अब आपको मैं वापस बना के बताता हूँ, और बड़ी सिंपली आप समझ जाओगे, और मैं इसको लेजर से बनाऊंगा ताकि मिटा दूँ। देखो सिंपल है। एक साइड में मैंने क्या लिखा? 3, 3 ने एक्टिवेट किया 7 को, 7 ने एक्टिवेट किया 10 को। 10 का आधा 5, 5 का आधा 2, और 2 का आधा 1। इधर चलो कितने से? 12 से। 12 एक्टिवेट करेगा 11 को, 10 का नंबर आ चुका तो बचा 9, और ये मैंने पाथवे बना दी। ये जो था इधर की तरफ इंट्रिंसिक पाथवे था, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे वापस से बनाओ। 3 7 इंट्रिंसिक पाथवे बनाओ। 12 देन 11 देन 9। 7 और 9 से एक्टिवेट करवाओ किसको? 10 को। ये कॉमन पाथवे। 10 एक्टिवेट करेगा 5 को, 5 एक्टिवेट करेगा 2 को, और 2 एक्टिवेट करेगा 1 को। कहाँ दिक्कत है इसको याद करने में भाई? सिंपल है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अब वापस इस कहानी से समझ लेते हैं हम, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या हुआ कि टिश्यू इंजरी हुआ। टिश्यू इंजरी होने से 3 नंबर का एक्टिवेट हो जाता है। ए मतलब एक्टिवेट हो गया ना, इसको ए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो 3 नंबर का एक्टिवेट जब हो जाएगा तो वो 7 को एक्टिवेट करेगा 7 एक्टिवेट में। ओके, इधर की तरफ इंट्रिंसिक पाथवे देख लेते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या है भाई? ये इंट्रिंसिक पाथवे में ध्यान से देखो, यहाँ पर कितना है? 12। 12 एक्टिवेट हो जाता है। 12 जब एक्टिवेट हो जाएगा तो वो 11 को एक्टिवेट कर देगा। 11 जब एक्टिवेट हो जाएगा तो वो 9 को एक्टिवेट कर देगा। तो ये 9 नंबर का मिलके और ये 7 नंबर का मिलके ये दोनों एक्टिवेट कर देते हैं किसको? 10 को। ध्यान से देखो मेरी कहानी में, मेरी बताई हुई कहानी में क्या रह गया, वापस देख लेते हैं। 3 7। अब तो देखो कितना इजी लग रहा है सब कुछ, ठीक है। ये एक्टिवेट कराओ 10 का आधा 5 का आधा 2 का आधा 1। ये काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है, तो प्लीज़ इसको सीरियसली समझना है ना, हल्के में नहीं लेना है। 12 देन 11, 10 काम आ चुका तो 9, और इधर की तरफ ये कौन सा था राजकुमार? दिस इज एक्सट्रिंसिक पाथवे, दिस इज इंट्रिंसिक पाथवे, एंड दिस इज योर कॉमन पाथवे। आई थिंक इज इज सिंपल। दिस इज योर इंट्रिंसिक पाथवे। ओके, बहुत बढ़िया। तो अगर आपसे कभी मैं पूछूं कि बताओ 10 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर, 10th क्लॉटिंग फैक्टर कौन से पाथवे का हिस्सा है? अब आप ना देखो मत, इसमें देखो मत, आप चीटिंग ना करो, मेरी तरफ देख के बताओ। आप मेरे को बताओ कि कॉमन पाथवे के कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर। तो आप सिंपली जवाब दोगे 10 5 2 1। आपसे मैं पूछूँ बताओ एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या आता, तो आप मेरे को 7 और 3 बता दोगे फटाफट। और मैं आपसे पूछूँ कि बताओ कि इंट्रिंसिक पाथवे में क्या आता है, तो आप 12 11 और मेरे को फटाफट से 10 छोड़ के 9 और बता दोगे। 12 11 और 9 बता दोगे।
इज़ दैट सिंपल? आई थिंक बहुत सिंपल है। अब आप इसमें देखो कि इस पूरी कहानी में कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर छूट गए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो हमने 4 नंबर को छोड़ दिया सर। 4 नंबर का इज कैल्शियम, यही तो इम्पोर्टेंट है यार। 4 नंबर रह गया ना 4 नंबर। और कौन सा रह गया? 6 नंबर रह गया, ये लो 6 नंबर। पर 6 नंबर तो राजकुमार होता ही नहीं है। 4 रहा, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 6 तो होता ही नहीं, 7 आ गया, 8। तो ये मैंने लिखा 8 नंबर। 9 आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया, 13 का काम अभी आया नहीं है, आएगा। ये 4 और 8 इस 10 को एक्टिवेट करने के लिए ही चाहिए। कैल्शियम है और ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है। बहुत सिंपल पाथवे, मेरे को आप समझाने की कोशिश करो कि इसमें डिफ़िकल्टीज है कहाँ। बहुत हवा बना के रखा हुआ है। एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या क्या है याद रहेगा आज के बाद, डेफिनेटली याद रखना पड़ेगा, नहीं भी रहेगा तो आपके पास चॉइस नहीं है। एक्सट्रिंसिक पाथवे में 3 नंबर 7 नंबर आता है। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या आता है तो सर 12 11 9 आते हैं। और कॉमन पाथवे में तो बहुत सिंपल है, 10 को उल्टा चलाओ, 10 का आधा 5, 5 का आधा 2, 2 का आधा 1, 10, 5, 2, 1। 4 नंबर और 8 नंबर इसको एक्टिवेट करने के लिए लग जाएंगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने 10 को एक्टिवेट किया, 10 एक्टिवेट हुआ, 10 ने 2 को एक्टिवेट किया, 2 का नाम क्या था? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट हुआ किसमें? थ्रोम्बिन ने एक्टिवेट किया किसको? देखो ये क्या था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, प्रोथ्रोम्बिन, दैट वाज द प्रोथ्रोम्बिन जिसने कन्वर्ट किया थ्रोम्बिन में। ये क्या था सर? तो ये था फिब्रिनोजन। मैं जिस इसको लिख रहा हूँ ये मिट जाएगा अभी थोड़ी देर में और ये कन्वर्ट हो जाएगा फिब्रिन में। फिब्रिन मैंने बोला था ऐसे मैस लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, जाल बना देगा। और ये जो जाल है फिब्रिन मैस, और ये क्या करेगा? इसमें ब्लड सेल्स को ट्रैप कर देगा, तो ये जाल बन गया। लेकिन ये स्टेबल नहीं है, तो यहाँ पर आता है फैक्टर नंबर 13। फैक्टर नंबर 13। तो जस्ट वापस से एक बार टेबल पे अगर जाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। और ध्यान से देखो कि 13 का नाम क्या है? फाइब्रिन को स्टेबल करने वाला फैक्टर, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। कि यहाँ पर जो फाइब्रिन बना है ना राजकुमार, ये फाइब्रिन तो बना है, इस फाइब्रिन को स्टेबल करने के लिए मुझे 13 चाहिए, इसलिए मैं 13 को यहाँ लेके आया। दैट इज फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। साथ में इसमें कैल्शियम की जरूरत यहाँ भी पड़ेगी, याद रखना। तो फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर अब इसको क्या कर देगा? क्लॉट को रेट्रैक्शन करके रख देगा, बना के रख देगा, ठीक है, टाइट ब्लड क्लॉट बना देगा एकदम से। दैट वाज द प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी हेमोस्टेसिस। आई थिंक यहाँ तक आपको अगर कहानी समझ में आ गई ना राजकुमार तो मज़ा आ जाएगा। नहीं समझ में आई ना, कोई बात नहीं, वापस से वीडियो देखो, बट मेरी तरफ भी देखो। सिंपली मैंने बोला क्या है यार? बोला मैंने यही तो है ना कि 2 तरह का क्लॉटिंग फैक्टर है मेरे पास। प्राइमरी जब हेमोस्टेसिस कोई पर्सन में इंजरी अगर हो गई है तो इंजरी हो जाने के बाद मुझे करना है क्या? इंजरी हो जाने के बाद क्या करना है? ब्लड रोकना है। ब्लड रोकने के प्रोसेस इज कॉल्ड एज द हेमोस्टेसिस। हेमोस्टेसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, प्राइमरी हेमोस्टेसिस एंड द सेकेंडरी हेमोस्टेसिस। ब्लड को रोकने के लिए प्राइमरी हेमोस्टेसिस में प्लेटलेट काम आएगी और सेकेंडरी हेमोस्टेसिस में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स काम आएंगे। पहले प्राइमरी हेमोस्टेसिस कर लेते हैं। प्राइमरी हेमोस्टेसिस में सबसे पहले क्या होगा? जैसे इंजरी हुई 5-HT सेरोटोनिन निकला, उसने वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाया। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराते यहाँ पर थोड़ी सी ब्लीडिंग कम हो गई, पहला स्टेप हो गया वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। दूसरे स्टेप में यहीं पर जो एंडोथीलियम की लेयर थी उसी ने क्या बना दिया? बॉन विलेब्रियन फैक्टर। बॉन विलेब्रियन फैक्टर के 2 काम है। पहला काम वो एडिशन करवाएगा GP1B से, दूसरा काम वो क्या करेगा? वहाँ पर फैक्टर नंबर 8 को कैरी करने का भी काम करेगा। तो दूसरे स्टेप में क्या होने लगेगा? यहाँ पर जो बॉन विलेब्रियन फैक्टर है वो कोलेजन लेयर से चिपक जाएगा, उसके साथ में GP1B आके चिपक जाएगा प्लेटलेट का, और दूसरी स्टेप कंप्लीट हो जाएगी किसकी? एडिशन की। तीसरी स्टेप के अंदर यहाँ पर क्या होगा? प्लेटलेट एक्टिवेट होगी और एक्टिवेट होकर अपने सब्सटेंस बाहर निकाल देगी। और तीसरा स्टेप हो गया यहाँ पर कौन सा? एक्टिवेशन। चौथे स्टेप के अंदर क्या होगा? आगे की जो दूसरे प्लेटलेट थे, दूसरे प्लेटलेट उन प्लेटलेट के आगे चिपकने लगेंगे, एग्रीगेट होने लगेंगे। कैसे? GP2B3A की वजह से। और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द एग्रीगेशन। तो 4 स्टेप कंप्लीट हो गया। पहले वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, दूसरे नंबर पे क्या हो गया? एडिशन हो गया, तीसरे नंबर पे एक्टिवेशन हो गया, चौथे नंबर पे एग्लूटिनेशन या फिर एग्रीगेशन हो गया। ये एग्रीगेशन जब हो गया तो यहाँ पर प्लेटलेट का प्लग बन गया। ये प्लेटलेट का प्लग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इस प्लेटलेट के प्लग को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अब इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे जरूरत किस चीज़ की है? तो उसकी जरूरत है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की। तो यहाँ पर अब दूसरा स्टेप होगा विच इज सेकेंडरी हेमोस्टेसिस। जब सेकेंडरी हेमोस्टेसिस मैं करूँगा तो सेकेंडरी हेमोस्टेसिस करने के लिए मुझे क्लॉटिंग फैक्टर चीज़ जो है कितने? 13, जिसमें से 6ठे नंबर का एब्सेंट है, चौथे नंबर का कैल्शियम है, पहले नंबर का फाइब्रिनोजन है, दूसरे नंबर का प्रोथ्रोम्बिन है, तीसरे नंबर का क्या है? तो तीसरे नंबर का TP है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। चौथे नंबर पे कैल्शियम हमने पढ़ा था, 5वें नंबर पे क्या पढ़ा था हमने? लेवाइल फैक्टर। 6ठे नंबर पे कुछ नहीं है, तो 7वें नंबर पे स्टेबल फैक्टर है, लेवाइल फैक्टर एंड द स्टेबल फैक्टर। 8वें नंबर पे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है और 9वें नंबर पे क्रिसमस फैक्टर है। 10वें नंबर पे कौन है? स्टुअर्ट प्रॉर है।
ओके, इसी तरह से मैं 11, 12 और 13 नंबर पे क्या आता है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर आता है, FSF आता है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर आ जाता है, हैगमैन फैक्टर आ जाता है 11 नंबर पे। अरे हाँ ना करो भाई। तो ये टोटली मेरे पास जो है टोटल 13, जिसमें से 6 नंबर का एब्सेंट है क्लॉटिंग फैक्टर्स है। अब इनको तीनों पाथवे में चलाना है। 3 पाथवे कौन कौन से चलेंगे, 3 अलग अलग जगह चल रहे हैं, बेसिकली 3 अलग जगह साइकिल चल रहा है। पहला एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक इंट्रिंसिक पाथवे, दोनों का मिला के कॉमन पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में कैसे बोला कि 10 को काउंट करना, 3 एक्टिवेट करेगा, 7 को TP एक्टिवेट करेगा, 7 को स्टेबल फैक्टर को, और 10 को एक्टिवेट कर देगा। इधर से इंट्रिंसिक पाथवे काउंट करो, इंट्रिंसिक पाथवे में किधर चलो, 12 से 12 एक्टिवेट करेगा, 11 को 11 एक्टिवेट करेगा, 9 को 10 में इधर काम में ले चुका हूँ। तो 9 नंबर मिलके उधर से 7 नंबर मिलके दोनों मिलके एक्टिवेट करेंगे 10 नंबर को। कॉमन पाथवे की बात आ गई, 10 एक्टिवेट करेगा, 5 को 5 एक्टिवेट करेगा, 2 को 2 एक्टिवेट करेगा, 1 को 1 जैसे ही एक्टिवेट होगा फाइब्रिनोजन वो कन्वर्ट हो जाएगा फाइब्रिन में। और फाइब्रिन जो है पतले पतले तार बन जाते हैं और उस क्लॉट के ऊपर जाके उस प्लेटेड प्लग के ऊपर जाके इकट्ठा हो जाएगा। और फाइब्रिन का जैसे ही मैच बनेगा बुक कलट कैसा हो गया, क्लॉट बन गया। लेकिन इस क्लॉट को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, जिसके लिए फैक्टर नंबर 13 आएगा। और ये फैक्टर नंबर 13 इस क्लॉट को रिट्रैक्ट कर देगा, बांध के रख देगा, टाइट कर देगा। बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर नंबर 13 इज फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। और यहाँ पर इसके बाद बन गया क्या, ब्लड क्लॉट। दैट इज द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इन केस ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइमरी हेमोस्टेसिस एंड द सेकेंडरी हेमोस्टेसिस। दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग एवर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एवर एंड द मोस्ट हैक्टिक फुल एनोलरी के बाप रे कितनी सारी टेबल है, ये है वो है फलाना डिम का। अरे नथिंग एल्स, कुछ नहीं है, जस्ट सिंपल सी बातें कर रहे हैं यार। कौन सा उतना ज़्यादा तोप हमने तीर चला दिया। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो अगली कहानी की तरफ चलते हैं। अगली कहानी ये है कि हमने वहाँ पर क्लॉट बना दिया है। क्लॉट का बनाने का पर्पज़ क्या था कि भाई हम जो है थोड़े टाइम तक ब्लीडिंग रोक पाएँ, है ना, थोड़े टाइम तक जो है ब्लीडिंग रोक पाएँ, क्योंकि जो हेमरेज हो रहा था उसी को तो रोकना हमारा पर्पज़ था ना। लेकिन सब जब ब्लीडिंग रुक गई है, ठीक है, पर्पज़ पूरा हो गया, अब क्या करें? तो टिश्यू वापस से बन जाएगा, हाँ ठीक है। तो उस क्लॉट का क्या होगा? तो वो मैंने घड़ी पहन ली ना, तो हाथ में दिखाना जरूरी ना, मैंने घड़ी पहनी हुई है। ओके, तो उस क्लॉट का आप क्या करें? उस क्लॉट को वहाँ रहने दें क्या? नहीं, क्यों रखना है क्लॉट को? जब टिश्यू बन गया, कंप्लीट हो गई, घड़ी देखो वापस, है ना। ओके, जब टिश्यू बन गया, कंप्लीट हो गया प्रोसेस, नए टिश्यू बन गए हैं, तो उस क्लॉट को वहाँ रखने की जरूरत क्या? ऑब्स्ट्रक्ट करेगा ना, ल्यूमेन को ख़त्म करेगा ना, छोटा करके रखेगा। तो क्लॉट को हटाओ। तो जब क्लॉट का काम पूरा हो जाता, आफ्टर 10 days 20 days वॉट एवर द टाइम इज़, आई डोंट नो दैट टाइम, बट जब भी क्लॉट का काम पूरा हो गया तो मैंने अगली काम क्या लिखी है? व्हेन द क्लॉट इज़ नो लॉन्गर नीडेड, जब क्लॉट की ज़रूरत नहीं है तो क्या करेंगे? उस क्लॉट को तोड़ेंगे। और उस क्लॉट को तोड़ने के लिए क्या होगा कि प्लाज्मिनोजन करके एक एंजाइम है, ये प्लाज्मिनोजन पहले कन्वर्ट होगा प्लाज्मिन में, क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म है, और ये चेंज होगा अपनी एक्टिव फॉर्म में प्लाज्मिन में। और ये प्लाज्मिन क्या करेगा? जो फाइब्रिन की मैस है उसे तोड़ देगा। याद रखना प्लीज़ इस नाम को, बहुत काम आने वाला है, क्योंकि इसके हिसाब से मैं दवाइयाँ पढ़ाऊँगा आगे, मेडिसिन पढ़ाऊँगा इससे में। मेडिसिन जब पढ़ेंगे, फार्मा पढ़ेंगे तो बहुत काम आएगा। तो प्लाज्मिनोजन कन्वर्ट होता है पहले प्लाज्मिन में, और ये प्लाज्मिन जो है तोड़ता है किसको तोड़ेगा? ये क्लॉट को। क्लॉट का काम खत्म हो जाएगा। ओके, चलो यहीं पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, और डिस्कशन करके समझने की कोशिश करते हैं कि अगर सेकेंडरी हेमोस्टेसिस में कोई डिसऑर्डर हुआ, सेकेंडरी हेमोस्टेसिस में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो कैसे डायग्नोसिस हम बनाएंगे। तो यार राजकुमार, पहले ना मेरी बात समझो कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर, कहानी क्या बनाना चाह रहा हूँ। एक पेशेंट हमारे पास आता है, डॉक्टर के पास आता है, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, व्हाटएवर, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। पेशेंट की कंप्लेंट क्या है कि यार उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है। अब मेरे को भी समझ में आ रहा है कि अगर कभी इंजरी हो जा रही है तो उसको ब्लीड नहीं रुक पा रहा है, दिमाग में हेमोफीलिया आ सकता है, पर नहीं लाना है अभी, बात ध्यान से सुनो। इसका मतलब उसका हेमोस्टेसिस कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। पेशेंट ने तो इतना बोला है कि उसकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, या फिर पेशेंट को देख के आपको समझ में आ रहा है कि इसकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही है। लेकिन आप वो स्टूडेंट, और आप वो समझदार स्टूडेंट, और आप वो मेरे स्टूडेंट, पुनीत सिंगल के स्टूडेंट, तो आपके दिमाग में ना 2-3 चीज़ें आई कि यार इस बंदे में ब्लीडिंग रुक नहीं रही है ना। ब्लीडिंग नॉर्मली रुकती कैसे? ब्लीडिंग को रोकने के लिए हेमोस्टेसिस होता है बॉडी में, और हेमोस्टेसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, पहले प्राइमरी हेमोस्टेसिस, फिर सेकेंडरी हेमोस्टेसिस। तो मेरे दिमाग में अभी ये चल रहा है कि साली प्रॉब्लम है कहाँ? प्रॉब्लम प्राइमरी हेमोस्टेसिस में है या सेकेंडरी हेमोस्टेसिस में है, या फिर दोनों में है? अच्छा, प्राइमरी में है तो कहाँ है, और सेकेंडरी में है तो कहाँ है? सेकेंडरी में तो 3 जगह है। सेकेंडरी में है तो कॉमन पाथवे में प्रॉब्लम है, या फिर एक्सट्रिंसिक पाथवे में प्रॉब्लम है, या इंट्रिंसिक पाथवे में प्रॉब्लम है। जैसे कि मान के चलो कि इस पर्सन में फैक्टर नंबर 10 नहीं है, तो क्लॉटिंग कैसे होगी? कसाडी आगे नहीं बढ़ेगा।
अब मुझे कैसे पता चले बाहर से, तो मुझे कुछ टेस्ट कराना पड़ेगा ना, जिससे मुझे पता चले कि यार सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में प्रॉब्लम है और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में भी कॉमन पाथवे में प्रॉब्लम है, ताकि फैक्टर नंबर 10 नहीं। ये मेरे को ऐसे कैसे समझ में, ब्लड टेस्ट करके, तो उसके लिए कुछ टेस्ट डिजाइन है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, यही समझाना चाह रहा हूँ कि जब डिजीज़ का हम डायग्नोसिस करेंगे, हेमोस्टेसिस जो डिजीज है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर जिसमें ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर को जब हम डायग्नोस करना चाहेंगे ना, ब्लीडिंग डिसऑर्डर को जब हम डायग्नोस करना चाहेंगे तो कैसे पता करें कि कौन सा ब्लीडिंग डिसऑर्डर किस वजह से। तो मेरे पास 3 तरह के टेस्ट हैं। मैंने बोला कि जब भी प्राइमरी हेमोस्टेसिस में होगा प्रॉब्लम, किस में प्रॉब्लम होगा, जब भी प्राइमरी हेमोस्टेसिस में प्रॉब्लम होगा, हमेशा हम क्या चेक करेंगे, बीटी यानी कि ब्लीडिंग टाइम। अगर प्राइमरी हेमोस्टेसिस नहीं हो रहा है तो ब्लीडिंग टाइम बढ़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आती है सेकेंडरी हेमोस्टेसिस की प्रॉब्लम। अगर सेकेंडरी हेमोस्टेसिस में प्रॉब्लम है, किस में प्रॉब्लम है, सेकेंडरी हेमोस्टेसिस में प्रॉब्लम है, तो हमने 2 टेस्ट करने हैं। एक टेस्ट है PTINR और दूसरा टेस्ट है APTT। एक टेस्ट है PTINR और एक टेस्ट है APTT। जस्ट मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ। एक टेस्ट है कौन सा, APTT। APTT स्टैंड फॉर एटिपिकल पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, एंड देयर इज PTINR. What is PTINR? That PTINR. PTINR stand for prothrombin time. PT stand for prothrombin time. INR is basically international normalization ratio. 2 टेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो अगर इन दोनों टेस्ट की वैल्यू बढ़ी आई, PTINR की या फिर APTT की, तो हमको क्या समझना है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है मालिक, प्रॉब्लम है सेकेंडरी हेमोस्टेसिस में। तो मैंने आपको 3 टेस्ट बताए अभी तक, BT यानी कि ब्लीडिंग टाइम, APTT यानी कि एटिपिकल पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, और तीसरा PTI यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जिसमें से BT वाला पार्ट है। BT क्या बताता है, प्रॉब्लम प्राइमरी हेमोस्टेसिस की, और ये दोनों प्रॉब्लम बताते हैं किसकी, सेकेंडरी हेमोस्टेसिस की। लेकिन सेकेंडरी हेमोस्टेसिस में तो 3 पाथवे हैं, कॉमन पाथवे हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे हैं। यही तो हिंट है, यही तो क्या है, हिंट है। हिंट को कैसे याद रखेंगे, HINT, किसे याद रखेंगे मालिक, हिंट से। ओके, तो मैं इसको हिंट करके लिखता हूँ कि मुझे क्या मिली है, एक हिंट। ओके, I स्टैंड फॉर इंट्रिंसिक पाथवे, एंड दैट T स्टैंड फॉर APTT. That T stand for APTT. मतलब whenever there is problem in this intrinsic pathway, the value of APTT goes higher. The value of APTT will increase. मतलब APTT किसका इंडिकेशन है, इंट्रिंसिक पाथवे का, तो PTINR किसका हो जाएगा। So the PTINR is the indication of एक्सट्रिंसिक पाथवे। वापस से मैं हिंट लिख देता हूँ। हिंट क्या था, इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में अगर प्रॉब्लम है तो क्या चेंज होगा, N मतलब नथिंग, APTT। इंट्रिंसिक पाथवे में प्रॉब्लम है तो APTT चेंज होगा। और अगर प्रॉब्लम किस में है, एक्सट्रिंसिक पाथवे में है, तो PTINR की वैल्यू बढ़ी आएगी। अगर अब आप टेस्ट कराओ किसी पर्सन का, और उस पर्सन के टेस्ट कराने पर मुझे APTT PTINR में से आइडेंटिफाई करना है। अब आप मेरे से पूछोगे कि अगर यार दोनों में प्रॉब्लम है, तो उस केस में APTT और PTINR दो बढ़ा दो ना, तो वो कॉमन पाथवे का प्रॉब्लम है, क्योंकि कॉमन है, PT भी कॉमन है और APTT भी कॉमन है उस केस में। बहुत बढ़िया। H क्या था, H यहाँ पर स्टैंड करता है हेपेरिन के लिए। वो कहानी में थोड़ी देर में आपको जो है डिस्क्राइब करूँगा, समझाऊँगा। कोई दिक्कत? तो आप स्टूडेंट तो समझदार हो ही ना। समझदार स्टूडेंट की पहचान यही है भाई, कैसे केस को देखता है वो। हॉस्पिटल में हो, आपने पेशेंट की रिपोर्ट चेक की, बोले यार मेरे को पढ़ाया हुआ है तो मैं पढ़ के बताऊँगा पहले कि क्या हुआ इस सिनेरियो में, क्या हुआ इस केस में। ओके, हुआ क्या है इस केस में। मैंने उस पेशेंट का रिपोर्ट चेक किया, तो अगर मैं आपको सिनेरियोज देता हूँ, अब आप खुद जवाब कर पाएंगे। देखना, अगर आप मुझे बताओ किसी पेशेंट का अगर BT बढ़ा हुआ है,
तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? आप तुरंत बता दोगे प्राइमरी हीमोस्टेसिस में प्लेटलेट का प्रॉब्लम है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि बीटी तो नॉर्मल है, ब्रीडिंग टाइम तो नॉर्मल है, लेकिन पर्सन का एपीटीटी बढ़ा हुआ है। अब मेरे से आप पूछोगे अच्छा बीटी नॉर्मल है, एपीटीटी बढ़ा हुआ, आप मेरे से पूछो पीटीआईएनआर क्या है, तो मैं बोलूँगा नॉर्मल है। तो आप बोलोगे प्रॉब्लम कहाँ है सर? एपीटीटी। अच्छा, इंट्रिंसिक पाथवे में प्रॉब्लम है। मैं बोलूँगा एपीटीटी भी नॉर्मल है, बीटी भी नॉर्मल है, पर पीटी बढ़ा हुआ है, पीटीआईएनआर बढ़ा हुआ। आप मेरे से तुरंत बोल दोगे कि यार प्रॉब्लम कहाँ पर है? एक्सट्रिंसिक पाथवे में। और एक्सट्रिंसिक पाथवे में आपको पता है क्या क्या आता है? एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या क्या आता है? एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या आता है सर? एक्सट्रिंसिक पाथवे में 3 नंबर 7 नंबर, तो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 3, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 7 में प्रॉब्लम है। अगर एपीटीटी की प्रॉब्लम होती तो वो इंट्रिंसिक पाथवे को इंडिकेट कर रही होती है। तो यहीं पर वापस से एक बार स्क्रीन के ऊपर आ जाओ, चीज़ों को समझ लो फटाफट से। मैंने क्या बोला? अगर कोई डिसऑर्डर सेकेंडरी हीमोस्टेसिस का है तो हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे करते हैं? इंट्रिंसिक पाथवे में 12, 11, 9, 8 आता है। 12, 11, 9, 8 भी इसी के अंदर आता है इंट्रिंसिक पाथवे में, कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो ये सारे की सारी कन्वर्ट करता है किसको? एपीटीटी। किससे पता करेंगे? एपीटीटी एटिपिकल पार्शियल थर्मोप्लास्टिन टाइम से। और अगर ईपी एक्सट्रिंसिक पाथवे देखना तो एक्सट्रिंसिक पाथवे को देखने के लिए हम क्या चेक करते हैं? पीटीआईएनआर विच इज कॉल्ड द प्रोथ्रोम्बिन टाइम। आईएनआर मतलब इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो। बहुत सारी लैब में अलग अलग वैल्यू आते हैं, तो उसको नॉर्मलाइजेशन करने के लिए रेशियो दिया जाता है। और कॉमन पाथवे में 10, 5, 2, 1 आते ही है, बाद में 13 आता है, आपको पता है। तो इन केस में दोनों इफेक्ट होगा, पीटी और एपीटीटी भी इफेक्ट होगा। ध्यान से याद रखना, ठीक है? बहुत बढ़िया। जब हम पेशेंट को बाहर से दवाइयाँ देते हैं ना, जब हम वारफेरिन देते हैं, एंटाइकोएगुलेंट जैसे वारफेरिन देते हैं, तो वारफेरिन एक्सट्रिंसिक पाथवे को जो है चेंज करता है, इफेक्ट करता है। तो इससे हम क्या क्या मेजर कर रहे होंगे पेशेंट में? पीटीआईएनआर मेजर करेंगे। क्या मेजर करेंगे? पीटीआईएनआर, क्योंकि पीटीआईएनआर किसको दिखाता है? एक्सट्रिंसिक पाथवे को। पीटीआईएनआर किसको बताता है? एक्सट्रिंसिक पाथवे को। पीटीआईएनआर एक्सट्रिंसिक पाथवे का डेटा देता है। हमने पेशेंट की बॉडी में क्लॉटिंग ज़्यादा हो रही है, तो मैं उसे एंटी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर दूंगा ना यार, बाहर से ब्लड को रोकने के लिए, थक्का जमने से रोकने दूंगा। थक्का जमने से रोकने वाली दवाई जैसे कि वारफेरिन मैंने पेशेंट को दी, तो वारफेरिन किसको इफेक्ट करती है? एक्सट्रिंसिक पाथवे को। वारफेरिन किसको इफेक्ट करती है? एक्सट्रिंसिक पाथवे को। और एक्सट्रिंसिक पाथवे को इफेक्ट करेगी तो हम हमेशा क्या चेक करते हैं? पीटीआईएनआर। सेम केस ऑफ हेपेरिन। हेपेरिन किसको इफेक्ट करता है? उल्टा। हेपेरिन के केस में हेपेरिन इफेक्ट करता है किसको? वेट ए सेकंड, इंट्रिंसिक पाथवे को। इंट्रिंसिक पाथवे को इफेक्ट करेगा तो एपीटीटी हम चेक करेंगे। इसके लिए मैं 2 ट्रिक लिख रहा हूँ, उस 2 ट्रिक से आप समझ के याद रखिएगा। पहली ट्रिक मैं लिख रहा हूँ क्या? बेप्ट। और दूसरी ट्रिक लिख रहा हूँ मैं क्या? हिंट। अगर आपको उससे याद हो जाए तो कैसे, ध्यान से देखना। बेप्ट का मतलब वारफेरिन इफेक्ट करता है एक्सट्रिंसिक पाथवे को, तो हम क्या चेक करेंगे? पीटीआईएनआर। ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला? जब हम पेशेंट को वारफेरिन देते हैं, कॉमरिन से दवाई है, ठीक है, हम पढ़ेंगे क्या होता है वारफेरिन। जब हम पेशेंट को वारफेरिन देते हैं तो वो इफेक्ट करता है एक्सट्रिंसिक पाथवे को, और इससे पेशेंट का हम क्या चेक करते हैं? पीटीआईएनआर। कौन सा क्या क्या इफेक्ट होगा कि पेशेंट का वारफेरिन कितना काम करता है? पीटीआईएनआर चेक कर लेंगे। और इन केस ऑफ हेपेरिन द इफेक्ट इज इन इंट्रिंसिक पाथवे एंड देर इज नथिंग विद एन, एंड वी विल चेक द एपीटीटी। याद रहेगा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको हेमोस्टेसिस समझ में आ गया है, और ढेर सारा पीटीआईएनआर और बीटी के बारे में कहानी समझ में आ गई। इनके बारे में बातें और होगी जब हम डिजीज पोर्शन डिस्कस करेंगे। अभी के लिए प्लेटेड वाली बात यहीं पर ख़त्म होती है। अगर यहाँ तक बातें समझ में अगर आपको आ गई है तो आई थिंक आप प्लेटलेट वाले टॉपिक से अच्छी तरह से क्या हो चुके हैं? रूबरू हो चुके हैं, और आपको मज़ा आना चाहिए। यहाँ पर इस केस में आपने क्या आना चाहिए? मज़ा आना चाहिए। इज़ दैट ग्रेट? चलो स्क्रीन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जस्ट सिंपली मैं लेक्चर को यहीं फिनिश करता हूँ। आज के लेक्चर में हमने जो बेसिकली डिस्कस किया था दैट वाज प्लेटलेट एंड द हेमोस्टेसिस प्रोसेस। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो अगेन आप मेरे से कमेंट सेक्शन वगैरह में तो पूछ ही सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं आपसे मेरे से पूछने के लिए। बट स्टिल आप अगर वापस से कोशिश करें कि देखिए लेक्चर को एक बार रिवाइज करने की, लेक्चर को ही देखने की, लेक्चर में जो पॉइंट मिस कर दिया आपने उसको देखने की कोशिश करें। नोट्स अपने स्तर पे बनाए, बाकी नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमेशा की तरह। आप जानते हैं कि नोट्स कहाँ मिलने वाले, तो नोट्स को मिलने का तो एक तरीका आप मेरे से इंस्टाग्राम पे आस्क करें नोट्स के लिए, आई विल give it to you. What is my Instagram handle? Let me write it again for you. My Instagram handle is @PUNET dot sorry मैं भी भूल गया .d ओके। इसके साथ फिर ओके ओके आई थिंक थोड़ा सा जो है कर सर्वर जो है थोड़ा सा क्रैश कर रहा है। देखो जब मैं थोड़ा सा क्या स्क्रीन को थोड़ा फास्ट वगैरह मूव कर रहा हूँ, दैट्स वाई। Well, it's an 1 hour and 4
minute lecture, and I think it's an quite a big enough or but understandable conceptual lecture formulated. अगर आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड होगी तो नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर मैं आपको अगली क्लास के अंदर मिलता हूँ विथ ए न्यू टॉपिक. तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक.